आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को रैमो का नमस्कार। आवाज आ रही है क्या मेरी बराबर? प्लीज कंफर्म इफ यू ऑल कैन हियर मी। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अर्जुना मैथ्स फाउंडेशन बैच में 2024 प्री प्लस मेंस। और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास में, एक्चुअली में तीसरी क्लास नहीं है ये, एक्चुअल में क्लास तो दूसरी है रेशियो की, क्योंकि आपको याद है क्या हुआ था दूसरी क्लास में, मेरा वो काम नहीं कर रहा था, क्या माउस जो राइटिंग पैड था ना, तो हमने दूसरी क्लास में पूरा डाउट कर डाला था। तो एक तरह से ये सेकंड क्लास ही है आपके रेशियो की, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो रेगुलर नहीं रहते हैं, तो वो काफी सवाल करने लगते हैं, इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आज आगे का डिस्कशन करते हैं, बहुत कुछ करना है आज की क्लास में। तो इधर उधर की बातें बंद, अर्जुना मोड सब लोग एक्टिवेट कर लो, एक्टिवेट अर्जुना मोड, और चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए थे? आई थिंक हम लोग मल्टीप्लायर तक पहुंच गए थे। मैंने मल्टीप्लायर का नाम लिया था, मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ा समझाया भी था। ये पुनीत सुपरस्टार, करीमिनाती, भुवन बाम के एग्जाम्पल चल रहे थे, और हम ये सीखने के बाद हम इस एग्जाम्पल पे अब आने जा रहे हैं कि मैजिक जो मल्टीप्लायर का है वो क्या है। तो मल्टीप्लायर फिर से रिवाइज करा दूं मैं सभी को। मैंने कहा था कोई भी रेशियो अगर दिया होता है तो उस रेशियो में, जैसे ये पिछला रेशियो था हमारे पास, लेट्स से ये वाला रेशियो, तो मैंने ये कहा था कि जो वैल्यू होती है ना, ये 5 7 3, तो 5x 7x 3x इसको लिख सकते हैं हम, रेशियो को हटाएं अगर, यही x मल्टीप्लायर होता है, और वो मल्टीप्लायर यहाँ पर कैलकुलेट होता है 15 7 105। जैसे इस पर्टिकुलर वैल्यू में 5 7 12 3 15, 15 का टोटल 35 3 105 बनता है, और अगर 35 3 105 बनेगा तो हम 15 7 105 निकालेंगे, 7 3 21 मेरा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 7 5 35 ये आ जाएगा, और 7 3 21 आ जाएगा। तो ये x हमारा क्या था? मल्टीप्लायर था एक तरह से। अब ये समझदारी अगर आपके अंदर आ गई तो हम x लिखेंगे नहीं बार बार, बल्कि मल्टीप्लायर को मेंटली ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मैजिक क्या है, इस मैजिक को यहाँ इस एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ कि मल्टीप्लायर आखिर क्यों मैजिकल है। तो यही सवाल है 5 7 3 वाला, और कह रहा है इनका औसत 35 साल है। तो अगर यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे लिखोगे? 5 7 12 3 15 यूनिट, आप कहोगे 15 यूनिट हमारा टोटल बना, टोटल एज, और टोटल एज वाकई में कितना है? आप कहोगे 35 3 105, तो मैं लिखूंगा 105 साल। अब यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 ईयर, 15 7 105। तो एक यूनिट जो 7 साल के बराबर है, यही हमारा क्या होता है? एक यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लायर होती है, इसी को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर हो गया। अब मैंने देखा सवाल में जाना, अब देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एजेस ऑफ पुनीत सुपरस्टार, करीमिनाती एंड भुवन बाम। तो अगर सिर्फ एज निकालनी है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको होगी ये वैल्यू होगी 7 5 35, ये हो गया पुनीत की एज, करीमिनाती की एज हो गई 7 7 49, और ये 3 7 21 आपका हो गया भुवन बाम की उम्र, ठीक है। तो इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है करीमिनाती 49 साल का, तो इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एनी रिलेशन टू रियल पर्संस इज जस्ट कोइंसिडेंटल, ठीक है, वो कोइंसिडेंस है बस। अब जैसे कह रहा है एवरेज एज बता दो पुनीत सुपरस्टार और करीमिनाती की कितनी है। तो देखो मल्टीप्लायर का खास बात क्या है, जब मल्टीप्लायर आपने निकाल लिया तो उसको जेब में रखो, यूज नहीं करना है। जैसे ये कह रहा है पुनीत सुपरस्टार और करीमिनाती का औसत निकाल दो, तो आप 5 और 7 का औसत निकालिए। 5 7 12 होता है, 12 का औसत 6 बनेगा, तो 12 का औसत 6 बनेगा। इसको समझाने की जरूरत नहीं ना कि 5 और 7 दो वैल्यूज हैं, इनका औसत हमने निकाला तो ये 6 आया। अब हमें पता है कि ये 6 यूनिट आया। 6 यूनिट अगर आया तो 6 यूनिट को हम क्या करेंगे? 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर 7 है। तो ये 6 जो आया है, ये 6 यूनिट आया, 6 पार्ट आया। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू आ गई 6 7 42। क्या ये औसत निकल गया? यस, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई। ओके, क्लियर। अब देखिए तीसरा, देखिए एवरेज एज जो है आपका करीमिनाती और भुवन बाम का पूछ रहा है। तो करीमिनाती दूसरा वाला है, भुवन बाम तीसरा वाला है। 7 और 3 का औसत क्या होगा? 7 + 3/2। आप कहोगे 7 + 3/2 कितना होता है? 10/2 यानी 5 होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 5, लेकिन मैं मल्टीप्लायर से गुणा करूंगा तो 5 7 35 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 35 हो गई। चौथा सवाल देखिए, फाइंड द डिफरेंस, यानी अंतर निकालिए, करीमिनाती और भुवन बाम की उम्र का अंतर निकालना है। तो करीमिनाती और भुवन बाम, करीमिनाती 7 है, भुवन बाम 3 है, इनका अंतर कितना है? 4 यूनिट। तो अगर डिफरेंस में लिखूंगा तो 4 यूनिट डिफरेंस है, 7 मल्टीप्लायर से गुणा करूंगा 28 आ जाएगा। ये आंसर आपने लिख दिया। फिर आपसे कह रहा है कि बताओ सम क्या है स्क्वायर्स का, एजेस ऑफ पुनीत सुपरस्टार, करीमिनाती एंड भुवन बाम। मुझे स्क्वायर्स का सम बताना है, तो देखिएगा ध्यान से। 5 का स्क्वायर बनेगा 25, 7 का स्क्वायर बनेगा 49, और 3 का स्क्वायर बनेगा 9। इसका टोटल बताओ कितना आएगा? 25 और 49 आप निकालोगे 74 आएगा, और 74 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 83 आएगा, 83। क्लियर। ये कितने लोगों को समझ आया कि स्क्वायर्स का सम 83 आया। बट 83 को हम किससे गुणा करेंगे, कोई बताएगा मुझे? 7 से गुणा करेंगे? नहीं, 83 को हम 7 स्क्वायर से गुणा करेंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जब स्क्वायर किया है हर चीज का, राइट, तो आप ऐसे सोचो कि आपका मल्टीप्लायर भी तो स्क्वायर में जाएगा। भाई ये नंबर एक नंबर से मल्टीप्लाइड है, अगर आपने इन नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ा तो मल्टीप्लायर भी तो स्क्वायर में जाएगा, इसलिए ये 49 से गुणा होगा। तो अगर आपको फाइनल आंसर यहां पर कैलकुलेट करना है
तो मेंटली आपको ये कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी मैं सिखाऊंगा। इसको आप 50 - 1 सोचिए। किसी भी चीज का 50 गुना क्या होता है, उसका आधा करके 100 गुना करना। इसका आधा 41.5 होगा, 100 गुना करोगे 4150 बनेगा, या आप 83 × 5 सीधे निकाल लो तो भी आपकी वैल्यू 415 यानी 4150 आएगी। माइनस आपने किया 83, 50 घटाइए फिर 33 और घटाइए तो ये वैल्यू आएगी 4067, 4067। तो ये कैलकुलेशन का तरीका भी मैंने आपको थोड़ा सिखाया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब आपने सारे नंबर्स को स्क्वायर करके जोड़ा है तो मल्टीप्लायर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पुनीत सुपरस्टार एंड भुवन बाम। पुनीत सुपरस्टार और भुवन बाम, पुनीत सुपरस्टार 5 है, भुवन बाम 3 है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 × 3 = 15, बट दोनों के मल्टीप्लायर अगर आपस में गुणा होंगे तो वो मल्टीप्लायर का स्क्वायर ही लिखना है, तो मुझे 15 × 49 लिखना पड़ेगा। अब इसको आप फिर से इसी कैलकुलेशन को आप ऐसे करिए, 49 × 50 - 1 सोचिए, तो ये हो गया आपका 750 - 15, ये वैल्यू आपकी हो गई 735। आंसर आ गया डी, 735। क्लियर। अब मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से पहले मैंने आपको इसके एप्लीकेशंस दिखाए, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि पहले तो मल्टीप्लायर मालूम कर लो, और मल्टीप्लायर मालूम करने के बाद इसका तुरंत इस्तेमाल मत करो। इस्तेमाल करो सबसे अंत में, जब करना जरूरी है तब करेंगे, ऐसे नहीं कि तुरंत कर लिया इस्तेमाल, नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो इससे होगा क्या कि छोटे छोटे नंबर से आप डील करोगे, छोटे छोटे नंबर से डील करोगे और लास्ट में मल्टीप्लायर यूज कर लेंगे जहां जरूरत है। बस ये ध्यान रखना कहां स्क्वायर यूज करना है और कहां हमें इनटू सीधा कर देना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना। आगे बढ़ जाऊं, देखो अगला भी एग्जांपल है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए बेटा। यहां कह रहा है जय, वीरू और गब्बर 3 लोग हैं, इनका जो रेशियो है सैलरी का वो 4:7:9 है। गब्बर की सैलरी 5,000 रुपए ज्यादा है वीरू से, तो कह रहा है कुछ बताओ। अभी डेटा जो दिया हुआ है, मुझे अगर सिर्फ रेशियो दिया होता तो मैं असली सैलरीज कभी नहीं निकाल पाता, सिर्फ अनुपात मुझे पता होता। लेकिन ये जो रिलेशन दिया है ये सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं एक मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन कर लूं। तो जय, वीरू और गब्बर को ध्यान से देखो, गब्बर की सैलरी 5,000 किससे ज्यादा है, वीरू से। तो गब्बर की सैलरी 9 है, वीरू की सैलरी 7 है। कितना यूनिट ज्यादा है, आप कहोगे 9 - 7 यानी 2 यूनिट ज्यादा है। यही 2 यूनिट 5,000 के बराबर है, अंतर 5,000 रुपए के बराबर दिया है क्वेश्चन में। तो यहां आप कह सकते हो कि 1 यूनिट मेरा 2,500 के बराबर है, 2,500 रुपए के बराबर है। क्या यही मल्टीप्लायर है? जी हाँ, यही हमारा 1 यूनिट की वैल्यू ही मल्टीप्लायर होती है, ये हमने लिख दिया। अब आप कहोगे कि जो पूछ रहा है निकाल लो, बीरू और गब्बर का औसत निकालना है सैलरीज का। बीरू और गब्बर का औसत कितना है, 7 9 16/2 है कि नहीं है? तो आप यहां पर लिखो 7 + 9 16/2। मैं पहला पार्ट यहां लिख देता हूं, ठीक है। 7 + 9 16/2 बनेगा, दो लोगों का औसत 8 हो गया। अब आंसर क्या होगा यहां पर, 8 होगा या 8 × 2500 होगा? 8 × 2500 होगा, जो कि होता है 20,000। 25 × 8 200 होता है, तो ये वैल्यू हमारी 20,000 मेरा आंसर हो गई। डिफरेंस निकालना है गब्बर और जय में, तो गब्बर और जय का अंतर देखो, गब्बर ये 9 है और जय हमारा 4 है। 9 में से 4 गया, 5 बना। आप सीधे लिखिए 5 और 5 को हम 25 से गुणा करेंगे। अंतर क्या है, 9 - 4 5, और इस 5 को मुझे 25 से गुणा करना है, 2500 से। 25 × 5 = 125 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 12,500। क्लियर हो गया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर हम आते हैं डिफरेंस निकालना है, सम जय और वीरू का सम और गब्बर। तो तीसरा हमारा है जय प्लस वीरू माइनस गब्बर, ये करना है। तो जय प्लस वीरू 7 4 11 है, 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा, तो ये 2 यूनिट आई। और 2 यूनिट आपकी पहले ही पता है, आपको 5,000 के बराबर है। 2 यूनिट की वैल्यू शुरू में लिखी थी ना आपने, 5,000 के बराबर है, तो इसका आंसर 5,000 होगा। चाहो तुम 2 में 2,500 गुणा कर लो। फिर देखो यहां पर डिफरेंस निकालना है, एवरेज इनकम ऑफ ऑल 3, तीनों का औसत निकाल लो। रमेश, अरे भैया रमेश कौन है? रमेश कहां से होना, इन्हीं में से कोई होना चाहिए, मे बी गब्बर हो शायद, बट औसत तो नहीं, मे बी कोई होगा। लेट्स से रमेश के बजाय ये वीरू होगा। 7 9 7 16 4 20/3 6, नहीं ये जय ही होगा, मान लेते हैं जय, ठीक है। किसी एक को मानना पड़ेगा, राइट, जय मान लो। तो तीनों का एवरेज में जय को घटा देना है और औसत निकाल लेना है। तीनों का एवरेज कितना आया, 7 4 11, 11 9 20। तो तीनों का औसत जो आ रहा है बेटा, वो देखो कितना आ रहा है, 20/3 आ रहा है। 7 4 11 9 20, 20/3, और 20/3 में से मान लिया 4 घटा देते हैं, जय को घटा देते हैं। तो अगर घटाएंगे तो ये बनेगा 8/3, 4 3 12 घटेगा, 20 - 8/3 हो गया। और अगर ये 8/3 बना तो मुझे 8/3 को क्या करना है, 2,500 से गुणा कर देना है। 2,500 से गुणा कर दिया, 2,500 से अगर गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,500 × 8 हो गया 20,000, तो वैल्यू 20,000/3 के बराबर हो गई। अब 20,000/3 आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 6666.66 ... ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। दैट्स योर आंसर। कुल मिला के क्या मल्टीप्लायर का यूज समझ में आया बच्चों, आपको आया कि नहीं आया? ओके, क्लियर। सभी लोग अर्जुना मोड एक्टिवेट कर लें, कोई भी सवाल जिसका लेना देना अभी की क्लास से नहीं है, मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। ओके, अर्जुना मोड का मतलब होता है फोकस मोड। हमें भी दिखे कि तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो इस साल, बाकी सवाल तो बातें पूछ सकते हो ना, मोहल्ले की कहानी, इश्क मोहब्बत प्यार, पीडीएफ है ना, वो देखो एक आ गया, एवरेज का सीट डाले नहीं, सब पढ़ चुका है, तुम्हें मिला नहीं है बस, और क्लास में आके तुम
पिछली क्लास में खोए रहो बस, है ना। डांट डपट पड़ेगी अब, क्योंकि अब मुझे अपने असली अर्जुना उसको अलग कर लेना है, उन्हीं पे ध्यान दूंगा मैं बस, ठीक है। ध्यान रखिएगा। साउंड लैग कर रहा है, आपके इंटरनेट में इशू है, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। आनंद जी ब्लॉक होना चाहते हैं, इनको कैसे ब्लॉक किया जाए? टीचर के पास ऑप्शन है क्या ब्लॉक करने का? एक मिनट, क्योंकि इनको कई बार इग्नोर किया बट ये मान नहीं रहे। एक मिनट देखता हूं इनको कैसे ब्लॉक किया जाए। आनंद, ओके ओके, रिपोर्ट, ठीक है, मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया है। अभी ब्लॉक कर सकता हूं, ऑप्शन दिख रहा है, बट मैंने अभी ब्लॉक नहीं किया आपको, ठीक है, माफ कर दिया अभी। हाँ जी, चलो, नहीं अभी ब्लॉक, अभी रिपोर्ट करके छोड़ दिया इनको। अब आगे करके दिखाएं कमेंट, अभी ब्लॉक कर दूंगा इनको। हल्के में लेते हैं लोग मुझे ठीक है, चलो एनीवे, माँ बाप का पैसा कैसे लोग बर्बाद करते हैं, मुझे देख के बहुत दुख होता है कि वो बच्चों पे खर्चा करते हैं, पैसा देते हैं और फिर वो आके क्लास में ना टीचर को पढ़ाने भी नहीं देते, ठीक है, फालतू के कमेंट करते हैं। बहुत दुख होता है ऐसे माँ बाप का सोच के, मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। ओके एनीवे, चलो आगे हमें क्या करना है। सबका अपना भविष्य, सबकी अपनी किस्मत, सबका अपना तरीका, जो बोएंगे वही काटेंगे। चलो आ जाओ, आप मल्टीप्लायर का एक और मस्त यूज दिखाता हूं तुमको, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे बोलूं कभी कि A/B बेटा, मान लिया 5/3 आपको दिया हुआ है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, यहाँ कुछ कमाल की चीज है। A/B अगर 5/3 दिया हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे लिखूं यहाँ पर कि मुझे 2A + 3B निकालना है और मुझे 5A + 4B निकालना है, जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं ऐसा पूछता हूं आपसे तो एक चीज देखना ध्यान से, A की वैल्यू 5 इंटू मल्टीप्लायर होगी, B की वैल्यू 3 इंटू मल्टीप्लायर होगी, तो यहां भी इंटू मल्टीप्लायर है, यहां भी इंटू मल्टीप्लायर है, यहां भी इंटू मल्टीप्लायर है, यहां भी इंटू मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर कट जाएगा कि नहीं? और अगर मल्टीप्लायर कट जाएगा तो क्यों ना हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सीधा ऐसा लिख दें, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3। मैं क्यों ना A को 5 और B को 3 मान लूं। A 5 और B 3 है नहीं, एक्चुअली A 5K है और B 3K है, लेकिन मुझे पता है K कट जाना है ऊपर नीचे, तो मैं 5 और 3 मान सकता हूं सीधे। तो मैं कहूंगा ये बनेगा 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया 10 9 19 और ये हो गया 25 और 12 37, ये आंसर हो गया। अब ये सवाल अगर आपको ऐसे दे दिया जाता कि मान लिया पूछा जाता कि आप 2A + 3 निकाल दो बटे 5A + 4 निकाल दो, अगर मैं ये पूछता आपसे, तो क्या ये सॉल्व हो पाती है आपकी? नहीं, नो। इसका आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि A की वैल्यू 5 नहीं है, A है 5 इंटू मल्टीप्लायर, और वो मल्टीप्लायर कटेगा नहीं। अगर आप 5 इंटू मल्टीप्लायर लिख दो, 5 इंटू K सोच लो आप, 5 इंटू K, यहां होगा आपका 5 इंटू K, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो मैं एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूं आपके सामने। मान लिया मैं आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं, A² + B² बटे A² - B²। क्या ये वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो कितना होगी जरा बताओ निकाल के। क्या ये वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है? ओके, हाँ जी, क्लियर। समीर जी अर्जुना मोड प्लीज। समीर जी कह रहा है कि मैं नहा के नहीं आया हूं आज, क्या लेना देना इससे? बदबू आ रही है क्या वहां तक? A² + B² बटे A² - AB, A² - AB + B² बटे A² + AB + B²। ये जितने भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं मैंने, सारे निकाले जा सकते हैं। इसका रीजन क्या है? A² में मल्टीप्लायर का स्क्वायर आएगा, B² में भी मल्टीप्लायर का स्क्वायर आएगा, नीचे दो टर्म है, दोनों में मल्टीप्लायर का स्क्वायर आएगा। तो हर एक टर्म, चाहे न्यूमरेटर का देखूं या मैं डिनोमिनेटर का देखूंगा, सब में मल्टीप्लायर का स्क्वायर है, कटेगा। मल्टीप्लायर स्क्वायर कटेगा तो मैं A को 5 रख सकता हूं, तो ये वैल्यू बनेगी 25 + 9 बटे 25 - 9। तो इसका आंसर आपको पता है कितना आ गया? इसका आंसर आ गया मेरा 34 बटे 16, जो कि अल्टीमेटली हो गया 17 बटे 8। इसका आंसर हो गया 17/8। क्या ये निकल सकता है? ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इसकी भी डिग्री सेम ही है भाई। ए में क्या है? एक मल्टीप्लायर आएगा, बी में भी एक मल्टीप्लायर आएगा, और आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लायर का स्क्वायर हो गया। हर एक टर्म में मल्टीप्लायर का स्क्वायर अगर है और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में भी मल्टीप्लायर का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? कट जाएगा। और अगर मल्टीप्लायर कट जाएगा तो मेरा आंसर बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर से यहाँ कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो आपका ये वैल्यू बनेगी कितनी? 25 + 9 बटे 25 - 15, 5 × 15, तो ये वैल्यू हो गई 34 बटे 10, विच इज 17/5। यहाँ हो, A² की वैल्यू बनेगी 25 - 15 + 9 बटे 25 + 15 + 9। 34 - 15 कितना हो गया? 19, और यहाँ हो गया 40 और 9 49, तो ये आंसर हो गया 19 बटे 49। समझ में आया सभी को? ये वाला वापस समझाऊं? देखो, इसको वापस समझाने का बहुत सिंपल सा तरीका है।
आप ए को लिखिए 5k, बी को लिखिए 3k, लिखो। अब ये बनेगा 2 इंटू 5 10k प्लस 3 बटे 5 इंटू 5 25k प्लस 4। अब ये जो वैल्यू लिखी है आपने, ये k पर डिपेंडेंट है, तो जब तक मल्टीप्लायर पता नहीं होगा तब तक उत्तर नहीं निकलेगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 होगी तो कुछ और उत्तर आएगा, k की वैल्यू 2 होगी तो कुछ और उत्तर आएगा, k की वैल्यू 3 होगी तो कुछ और उत्तर आएगा। यानी ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे उत्तर संभव है। जब तक मुझे फिक्स मल्टीप्लायर नहीं पता होगा तब तक मैं उत्तर नहीं निकाल सकता हूँ। सिर्फ इतनी नॉलेज से मैं आंसर नहीं निकाल सकता हूँ, सिर्फ ए और बी का रेशियो पता होने से मेरा उत्तर नहीं आने वाला है। लेकिन बाकी जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं उसमें आप रख लो 5k और 3k, आप देखोगे k स्क्वायर कट जाएगा, और अगर k स्क्वायर कट जाएगा, अगर k स्क्वायर कट जाएगा तो k पर डिपेंडेंसी है नहीं, मल्टीप्लायर पर डिपेंडेंसी आपकी है नहीं, तो आप सिंपली इस वैल्यू को 5 और 3 रख के निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहां इसको समझाना है तो समझ लो, मैंने कहा a की वैल्यू 5 रख दिया, देखो सबसे पहले देखो कि क्या डिग्री सेम है, यस, यहां डिग्री 2 है मल्टीप्लायर की, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां पर डिग्री 1 इंटू 1 2 ही है डिग्री। तो अगर मैं सब जगह 5 ही रख दूं, 5 और 3 5 और 3, तो भी उत्तर आ जाएगा। तो 5 और 3 का प्रोडक्ट 15 होता है ना, यहाँ 15 घटा दिया। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं काम दे रहा हूं आपको, घर जाना और a की वैल्यू को 5k और b की वैल्यू को 3k रख के देखना, ये होमवर्क है तुम्हारा, हर एक्सप्रेशन में रख के देखना। यहां 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 हर जगह k कट जाएगा, और k कटने का मतलब यही है कि मल्टीप्लायर्स कट गए, और मल्टीप्लायर्स अगर कट गए तो 5 और 3 रखने से भी काम चल जाएगा। यहां चूंकि मल्टीप्लायर कटेगा नहीं, इसलिए हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। सर क्या जरूरी है क्या कि a 5 और b 3 ही रखें? नहीं जरूरी है, आप 10 और 6 रखोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर पे तुम्हारा आंसर डिपेंडेंट है ही नहीं है। लेकिन अगर आप 10 और 3 रखोगे तो क्यों 6 क्यों रखोगे? 10 और 6 बड़ी बड़ी वैल्यू रखने का फायदा क्या है? अगर मेरा आंसर मल्टीप्लायर पे डिपेंडेंट है नहीं तो मैं क्यों ना सबसे छोटी वैल्यू रखूं? और वो सबसे छोटी वैल्यू मेरी क्या है, जरा बताओ? वो सबसे छोटी वैल्यू मेरी क्या है? वो सबसे छोटी वैल्यू है मेरी 5 और 3। मैं क्यों 10 और 6 रखूं? आप 10 और 6 रख लो, आ जाएगा आंसर, सेम ही आएगा, राइट? यहां इन सब में रख के देख लेना, सेम आएगा, क्लियर? बट रेशियो में कुछ भी रख सकते हैं, यस एग्जैक्टली। बट व्हाई डू वी कीप बड़ा वैल्यू? ओके, क्यों रखें? कुछ लोग कह रहे हैं कि निकाल कर ही रख सकते हैं। कि निकालोगे कैसे? आपको सिर्फ रेशियो दिया है तो यहां से के निकाल नहीं सकते हो आप, ये गलती मत करना। सर फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपसे बहुत कम समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ओके, बिकॉज अगर आपको सब कुछ समझ में आएगा तुरंत तुरंत तो मतलब क्या है, या तो आप ऑलरेडी अच्छा खासा पढ़ के बैठे हो, और या फिर टीचर बड़ा आसान आसान पढ़ा रहा है आपको, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, ओके? बिकॉज मैं किताबी चीजें नहीं पढ़ाता हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और केस समझाता हूं आपको, ठीक है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं एक केस समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान समझ लो। जैसे एक बड़ा पॉपुलर सा सवाल है कि मेरे पास मान लिया 3 चीजें हैं, ए बी और सी। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी मेरे पास है, आपसे कहेगा ए बटा बी प्लस सी दे देगा उठा के, या ऐसे देखो, आपको ए प्लस बी अपॉन सी दे दिया मैंने, ए बी सी, फिर मैंने आपको दिया बी प्लस सी बटा ए, बी प्लस सी बटा ए दे दिया आपको, और मैं जानना चाहता हूं कि बताओ सी प्लस ए बटा बी कितना होगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, तो मैं वैल्यूज लिख दूं यहां पर, ए प्लस बी बटा सी जो है मैं लिख रहा हूं मान लिया 7/3, बी प्लस सी बटा ए जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं 11/4, और सी प्लस ए बटा बी मुझे निकालना है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। यहां से अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों के टोटल पार्ट्स का सम करूं तो क्या वो वैल्यू 10 के बराबर है? बड़ी ध्यान रखना है, 10 है, 10 इंटू मल्टीप्लायर है। इस रेशियो का मल्टीप्लायर क्या है? कुछ भी हो सकता है, मेंटली सोचो एक्स है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 10 बट रादर इक्विवेलेंट टू 10। बी प्लस सी बटा ए में अगर मैं तीनों का सम करूं तो आपको मिलेगा बी प्लस सी प्लस ए, और ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? ये वैल्यू इक्विवेलेंट मिलेगी 15। बेसिकली ये 15 नहीं है, 15 इंटू मल्टीप्लायर है। फिर यहां लिखा है सी प्लस ए बटा बी, मुझे निकालना। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ए प्लस बी प्लस सी की कुछ फिक्स वैल्यू होगी कि नहीं होगी? भाई ए प्लस बी प्लस सी कुछ तो होगा, फिक्स होगा। ये ऐसा तो नहीं कि दोनों केस में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अलग हो सकती है, रेशियो के टर्म्स में वैल्यू अलग अलग हो सकती है 10 और 15, बट एक्चुअल में वैल्यू अलग नहीं हो सकती है। तो आप यहां बेसिकली कहना ये चाह रहे हो कि ये 10 और ये 15 की टोटल वैल्यू सेम ही होगी, बट यहां पर जो 10 और 15 दिया है ये 10 इंटू मल्टीप्लायर है, ये 15 इंटू मल्टीप्लायर है, यानी दोनों के मल्टीप्लायर अलग अलग है। अब हम इन दोनों को सेम बना लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? जिनको एलसीएम नहीं आती है, अभी एलसीएम को ऐसे बचपन में पढ़ा होगा आपने, 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 20 30, 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम हो जाता है 30। अब हम कहेंगे इसको हम 30 बना लेते हैं, तो मैं कहूंगा 10 को मैं 3 से गुणा करूंगा, लेकिन जब आप इस 10 को 3 से गुणा करो तो मतलब ये 7 और 3 का टोटल था, तो आपने 7 को 3 से गुणा किया और इस 3 को भी 3 से गुणा किया, एसेंशियली ये काम किया। आपने जब 15 को 30 बनाया तो 2 से गुणा किया, बेसिकली आपने इसको 2 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया, तभी तो 15 दूना 30 बनाया।
तो कुल मिलाकर जो कहानी है वो कुछ ऐसी हो गई कि आप कह रहे हो कि a प्लस बी बटा सी जो मेरा है वो 21/9 के बराबर है, और जो b प्लस सी बटा ए है वो 22/8 के बराबर है। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि यहां भी टोटल 30 हो गया और यहां भी टोटल 30 हो गया। इसका फायदा क्या है? अब अगर इसका टोटल 30 पार्ट्स है, इसका टोटल 30 पार्ट्स है, 30 इंटू मल्टीप्लायर ये भी हो गया, 30 इंटू मल्टीप्लायर ये हो गया। क्या दोनों के मल्टीप्लायर सेम हुए कि नहीं हो गए? यस। अगर ये दोनों के मल्टीप्लायर सेम नहीं होंगे अब तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। भाई दो रेशियोज है मेरे और दोनों के टोटली मैंने बराबर कर दिए पार्ट्स के टर्म में। मैं कह रहा हूं एक 30 पार्ट है, दूसरा भी 30 पार्ट है। अब एक ही चीज होती है कि दोनों के मल्टीप्लायर सेम हो जाए। अगर दोनों के मल्टीप्लायर सेम नहीं होंगे तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती। जैसे ही मल्टीप्लायर सेम हुए, अब पता है क्या फायदा हुआ कि सी ए बी सबका मल्टीप्लायर सेम हो गया, और मल्टीप्लायर सेम हो गया तो मल्टीप्लायर तो होना है कैंसिल, तो हम मल्टीप्लायर फिर से नहीं लिखेंगे। अब मजेदार बात देखना, यहां सी की वैल्यू क्या लिखी है? 9, तो सी की वैल्यू यहां पर हो गई 9, सी 9 लिख दो। ए की वैल्यू यहां क्या है? 8, ए की वैल्यू 8 होगी। बेसिकली ये 9 इंटू मल्टीप्लायर है, ये 8 इंटू मल्टीप्लायर है, पर दोनों की मल्टीप्लायर सेम है। 9 8 17, बी निकालना है, बी निकल जाएगा। देखो यहाँ 21 जो लिखा हुआ है, इस 21 में ए भी है और बी भी है। ए खुद किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो बी कितना है? 13 है। 13 8 21 होगा, तो ये वैल्यू आ गई 17/13, 17/13। ये आपका आंसर होगा। ये मल्टीप्लायर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैंने लिखा। अब अच्छी बात क्या है, अगर आपको मल्टीप्लायर समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक्स और वाई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं। जैसे आपने कहा मुझे मल्टीप्लायर समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं। पहले केस में मैं कहूंगा आप ऐसे लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10x। दूसरे केस में लिखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15y। ऐसे ही था, इसका मल्टीप्लायर y मान लो। अब आपको ये तो लिखना पड़ेगा ना कि 10x हमारा 15y के बराबर होगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा। यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि x बटा वाई की जो वैल्यू है वो 3:2 के बराबर है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, सवाल बड़ा हो जाएगा बट अभी भी हो जाएगा। अब आपको कहना पड़ेगा कि x हमारा 3k है और आपको कहना पड़ेगा y हमारा 2k है। लिखा कि नहीं लिखा आपने? यस। अब आपको एक एक करके यही काम जाके वहां करना पड़ेगा। आप कहोगे ये जो 10x है, बेसिकली ये हमने क्या लिखा? 7x है। 7 की जगह आपको समझ में आया x की वैल्यू 3k है, यहां पर ये वैल्यू 9k है, तो आप कहोगे c की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 3x। तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे इस एक्सप्रेशन से कि c की वैल्यू 3x के बराबर होगी, क्योंकि मैं 7x 3x बोल रहा हूं, तो c की वैल्यू मेरी हो जाएगी 9x। फिर मैं कहूंगा a की वैल्यू क्या होगी? यहां से देखो, a की वैल्यू बनेगी आपकी 4, सॉरी एक मिनट में फिर से करेक्ट करता हूं इसको थोड़ा सा। c की वैल्यू आपकी 3x है, 7/3 है, तो c की वैल्यू 3x बनेगी, और 3x अल्टीमेटली क्या होगा? 9k के बराबर होगा। फिर आप कहोगे यहां से a की वैल्यू मेरी 4x है, a अगर 4x है और x की वैल्यू 3k है, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारी? सॉरी, a हमारा 4y है। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अगर आप मल्टीप्लायर समझ गए हो तो सवाल में कुछ ही नहीं है, नहीं समझे हो तो खेलते रहो। a की वैल्यू यहां से 4y है, क्योंकि इसको मैंने टोटल क्या बोला है? 15y बोला है। तो आपको ये 2k हो गया, तो 2k हो गया तो 8k हो गया। अब a पता लग गया मुझे, c पता लग गया, और x की वैल्यू 3k है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 30k हो जाएगा ये चीज। तो आप कहोगे ये मेरा हो गया 9k, मतलब 8k, ये हो गया 9k, ऐसा ही हुआ ना? तो 9 8 17 और 30 है, तो ये हो गया 13k। अब k के टर्म में सारी वैल्यू पता चल गई, तो आप यहां लिखोगे 9k 8k 13k, k कट जाएगा 17/13। वही चीज मैंने आपको सीधा समझा दी कि हम अगर दो रेशियोज लिख रहे हैं और दोनों का टोटल एक ही चीज बता रहा है, दोनों का टोटल अगर एक ही चीज बता रहा है, तो हम क्यों ना सीधे बोल दें कि मल्टीप्लायर सेम है? क्यों ना बोल दें कि मल्टीप्लायर सेम है? बिल्कुल बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं कि मल्टीप्लायर सेम है। हाँ जी, कुछ तो करें मल्टीप्लायर सेम करने के बाद एक मान सकते हैं। देखो मल्टीप्लायर सेम करने के बाद आप एक मानो, दो मानो, कट, जब मल्टीप्लायर कट जाना है बेटा, जब मल्टीप्लायर कटना है तो तुम कुछ भी मान लो, कट ही जाएगा। राइट, एवरीथिंग विल बी सेम ना। तो होप आपको मल्टीप्लायर समझ में आया, आया कि नहीं आया? यस। अब मैं एक बात और समझाऊंगा, उसको भी ध्यान से सुन लो, ये बातें बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मान लिया मेरे पास एक मिक्सचर है, मिल्क, अभी मिक्सचर पढ़ा नहीं है बट रेशियो का ज्ञान देखो। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा मिल्क और वाटर 4:1 है, ठीक, बोला मैंने 4:8 है, और मैं कह रहा हूं कि तुम इसमें मिल्क मिला दो, ऐड मिल्क। क्या किया हमने? इसमें ऐड किया मिल्क, हमने मिल्क ऐड किया, और जो रेशियो हो गया वो रेशियो अब कन्वर्ट हो गया आपका 7:3 में, 7:3 में, ठीक है, 7:3 में आपका कन्वर्जन हो गया। बहुत ध्यान से देखना। और आपने जो मिल्क ऐड किया है, नहीं सॉरी, तो उल्टा कर देते हैं रेशियो। पहले 7:3 है, बाद में हम मिल्क मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है रेशियो इनहेंस हो जाएगा, तो ये 4:1 हो गया।
मिल्क ऐड किया तो ये न्यू रेशियो हमारा 4:1 हो गया। और हमें यहां समझना क्या है कि हमने जो मिल्क ऐड किया है वो हमने ऐड किया है मान लिया 50 लीटर। फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट स्टार्ट, कि स्टार्टिंग में टोटल वॉल्यूम है कितना। कितना सिंपल सवाल, देखो आप कहोगे 7:3 था, 4:1 हो गया। अब एक चीज समझना कि जब हमने मिल्क जोड़ा है तो पानी की संख्या दोनों जगह सेम होगी कि नहीं होगी? यस। अब पानी की संख्या अगर दोनों जगह सेम है तो बहुत क्लियर है कि ये 3x है, ये 1y है। मल्टीप्लायर अलग अलग है। क्या इन मल्टीप्लायर्स को भी सेम बना सकते हैं? यस। इस एक को 3 बना दो, 3 बनेगा, ये 12 बन जाएगा। अब देखो ये 3 इंटू मल्टीप्लायर है, ये भी 3 इंटू मल्टीप्लायर है। हमें पता है कि पानी में मात्रा में कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो ऐसा करने से आप कर क्या रहे हो? बेसिकली हमें पता है पानी नहीं बदला है, तो इसका मल्टीप्लायर और इसका मल्टीप्लायर अलग नहीं हो सकता है, सेम ही होगा। जैसे इसको तुम किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई, दोनों को अलग अलग वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वाटर की क्वांटिटी बदल जाएगी कि नहीं? यस। तो हम अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी हमने इसका मल्टीप्लायर सेम कर दिया। कुछ लोग करें इसको 12 कैसे किया? बेटा रेशियो को अगर सेम रखना है तो दोनों चीजों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 1 है, ये 4 है, 4:1 है। हम कह रहे हैं पानी हमने ऐड किया ही नहीं, तो पानी अगर ऐड नहीं किया तो पानी की मात्रा को बराबर कर रहा हूं मैं। और पानी की मात्रा इसलिए बराबर कर रहा हूं 3 3, ताकि मल्टीप्लायर सेम हो जाए। ये 3 और 3 पार्ट्स बराबर हुए, और पार्ट्स बराबर होने से वॉल्यूम तभी बराबर होंगे जब मल्टीप्लायर सेम हो जाए। दो रेशियो का मल्टीप्लायर सेम होने का फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अब आप ये सीधे बोल सकते हो कि भाई इसका मतलब मिल्क हमने 5 यूनिट जोड़ा। ये कब बोल पा रहे हैं? जब दोनों के मल्टीप्लायर सेम हो गए। यहां नहीं बोल सकते थे आपकी 7 है, ये 4 है, तो 1 यूनिट कम हो गया। नहीं, दोनों के अगर मल्टीप्लायर्स डिफरेंट है तो ये 7x और ये 4y है। इसके अंतर को हम 7 - 4 3 नहीं बोल सकते। लेकिन यहां चूंकि हमने वाटर के कंपोनेंट को बराबर कर दिया और हमें पता है वाटर नहीं बदल रहा है, तो अब इनके मल्टीप्लायर सेम हो गए, तभी वाटर सेम हो सकता है। मल्टीप्लायर सेम होने के बाद हम रेशियो कंपोनेंट को सिंपल नंबर्स की तरह जोड़ घटा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर सेम हो गए। मिल्क में चेंज नहीं हुआ तो मिल्क को सेम रखेंगे, यहां मिल्क बदला है, वाटर चेंज नहीं हुआ तो हमने वाटर को सेम किया है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स केस में ले जाता हूं, तुम थोड़ा देर रुको। तो क्या आपको समझा कि 5 यूनिट बदलाव हुआ मिल्क में और मल्टीप्लायर सेम है? तो अब आप कहोगे 5 यूनिट का जो बदलाव है यही क्वेश्चन में 50 लीटर के बराबर दिया हुआ कि हमने मिल्क 50 लीटर ऐड किया। तो यहां से मल्टीप्लायर निकल गया कि नहीं, कि मल्टीप्लायर मेरा 10 लीटर है, और मल्टीप्लायर अगर 10 लीटर है तो शुरू का जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर है तो शुरू में 10 यूनिट है, तो वो 100 लीटर के बराबर हो गया, 100 लीटर। तो 100 लीटर आपका आंसर आ गया। आजाद जी करें क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं ना? पढ़ाया मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं तो कैसे जानते हो तुम? जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है उसके बारे में आप कैसे पूछ रहे हो कि उससे बता दो कैसे सॉल्व होगा? मैंने बोला था अपना ज्ञान थोड़ा साइड में रखना बेटा, ठीक है? वो सबसे बड़ा बाधक बन जाता है रास्ते में, ठीक है? ओके, क्योंकि जो सीखना है वो सीखने के बजाय तुम कहीं और भटक रहे हो, हैं? ठीक है, नहीं बोलना, अभी पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट तब बोलना, ठीक है? 100 लीटर एकता जी ऐसे है कि भाई 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर निकल आया तो शुरू में कितने यूनिट्स हैं? 7 3 10। 10 यूनिट को उसका मल्टीप्लायर जो है ना 10 लीटर, 1 यूनिट 10 लीटर, 10 यूनिट 100 लीटर होगा। अब एक एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, मजा आएगा। एक यार कॉल ले लें तो प्लीज। ओके, हेलो, हाय मनोज, गुड इवनिंग। यस यस, आई एम इन क्लास, सो नो वी कैन टॉक फॉर अ मिनट, नॉट एन इशू। हाँ हाँ। हम्म 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 yeah, so even we have corrected that and sent the new cover. No, we can't remove that. We can't remove that. Look, the idea is that that's a teacher's book, right? So teacher's book has to have the teacher's contact points. Otherwise, it defeats the complete purpose. The positioning of the book is a teacher's book, right? So we can't just remove the handles. Yeah. Hmm. 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 But I've seen, you have many other products that are on Flipkart and Amazon also. So why we can't do this with, this book also? Hmm. 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 Hmm.
So in the current scenario, you are saying that the book will not be sold on Amazon and Flipkart, right? But won't the distribution be affected because of that? Okay. So, hmm, hmm, hmm. No, but internal learners means what? Can't we promote the books outside? Like if anybody, any particular student want to buy that book, so hmm, hmm. So I mean, even the physical distribution of the book is not possible on the bookstores and everything. No, then it's a challenge. Then it's a challenge because no, but actually earlier discussion was on the same line. That's why I have waited for around 2 months, right? Otherwise, the book have been in the public domain by now. So anyway, let me take a final call. Maybe I'll move the book outside because under such restriction, I don't think I will be able to position the book at the right place. So it loses the whole purpose because there is so much restriction that the books will not be available at the physical stores. So I mean, I'm so restricted that I have to just sell at a place, and that too in a very constrained manner. Yeah, obviously I'm willing to pitch the book in a way that it should have the freedom that it can be on Flipkart, Amazon, or anywhere, and even the physical bookstore it is going to be there. So why I was using this partnership, because I was thinking it will be easier for me to distribute the book to the even tier 2, tier 3 cities. But if I'm restricted in that way, it doesn't make any sense. I will get it done from outside then. Okay. Yeah, I'll do that. Yeah. Hmm. 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 No. It is not going to work then. Anyway, I'll discuss with Nirnal and then we'll take it outside. This. Yeah. Sure. All right. No, thank you so much. चलो पढ़ दो चुपचाप. ओके सो मैं ये कह रहा था आपका कि लेट्स से मेरे पास मिल्क है और वाटर है, और जो मिल्क और वाटर यहाँ पर आपको दिया है 4:1, 1:4, 4:1, इसका मतलब समझना पहले इस पॉइंट का. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा मेरे पास मिल्क और वाटर 4:1 में है, और मैंने मान लिया पानी मिलाया, और पानी मिलाने से मान लिया मैंने x लीटर्स ऑफ वाटर मिलाया इसमें, और x लीटर ऑफ वाटर मिलाने से क्या हुआ कि ये 1:4 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने y लीटर्स आपका मिला दिया, लेट्स से मिल्क फिर से, और फिर से 4:1 कन्वर्ट हो गया, और मेरे को ये जानने की इच्छा है कि बताओ x:y क्या होगा. लेट मी सी हु गिव्स द आंसर. सॉल्व करो प्लीज. ओके, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे. ओके, सो व्हाट विल बी x:y. किसने सॉल्व किया? कुछ लोग कह रहे हैं 1:4 होगा. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 64:1 होगा. सो x/y की वैल्यू 1/4 ही होगी. अब मैं आपको समझाता हूं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का फायदा क्या होता है. एक बात मेरे को ईमानदारी से बताओ, हुआ क्या है यहां पर कि आपके पास 4:1 का एक रेशियो है. आपने यहां पर अल्टीमेटली इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं तो मैंने क्या किया है, मैं यहां से यहां अगर डायरेक्टली देखूं तो मैंने क्या किया है. आप करो, मेरे पास 4:1 का एक रेशियो है, न्यूमरेटर में मैंने x लीटर जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में मैंने x लीटर जोड़ दिया, क्योंकि वाटर नीचे लिखा है मैंने, मिल्क और वाटर, यहां मैंने x लीटर जोड़ दिया, और ऊपर मैंने y लीटर जोड़ दिया, और रेशियो 4:1 ही रहा. क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर एक रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ हमने जोड़ा और वो 4:1 ही रह गया, यानी रेशियो नहीं बदला, इसका मतलब है कि y/x की वैल्यू भी 4:1 ही है. क्या ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं? इसको कहते हैं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. आप PYQ वगैरह करोगे, उसमें ये बहुत अच्छे सवालों में से आता है. तो जो मैं पढ़ाता हूं आपके दिमाग को जब दर्द देता है, उसका कारण ये कि मैं आपको यहां लेके आना चाहता हूं कि आप चीजों को देख के बोल पाए इसमें कौन सी बड़ी बात है, x/y 1:4 ही होगा. क्योंकि मेरे पास एक 4:1 है, आपने जो 2 स्टेप परफॉर्म किए उसके बाद रेशियो नहीं बदला, तो दोनों स्टेप का क्रक्स ये है कि आपने ऊपर y लीटर जोड़ा है और नीचे x लीटर जोड़ा है, रेशियो नहीं बदला, तो y/x की वैल्यू 4:1 ही होगा.
ये तरीका है, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं, जो मैं आपको दूसरी चीज समझाना चाह रहा था कि मल्टीप्लायर का इंपैक्ट क्या होगा, कि हमने एक बार मिल्क जोड़ा, एक बार पानी जोड़ा, क्या क्या हो रहा है इसके, इसको भी समझ लो आप। तो आप कह रहे हो 4:1 हो गया, ये हो गया मिल्क रेशियो वाटर, ये 1:4 हो गया, ये वैल्यू मेरी 4:1 हो गई। समझना बेटा, समझना। एक्स लीटर वाई लीटर ऐड करने से रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्या हुआ प्रीतम जी, जैसे मान लिया आपको पिताजी ने 2 झापड़ मारे, माताजी ने 2 बार बेलन से आपको जड़ दिया। अगर मैं ओवरऑल बोलूं कि आपकी जमकर पिटाई हुई, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हुई पिटाई, माता पिताजी दोनों ने पीटा। अब वो एक एक बार अलग अलग पीटा या एक साथ पीटा, क्या बात है, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? आप आके बोलोगे अलग अलग बताओगे, पहले मम्मी ने मारा फिर पापा ने मारा, आप बोलोगे दोनों ने कूटा आज जम के, यही बोलोगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज 2 स्टेप्स में भी हो रही है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि 4:1 ही रह गया। हमने वाटर में कुछ जोड़ा x लीटर, और मिल्क में हमने जोड़ा y लीटर। तो मैं वही लिख रहा हूं कि मेरे पास 4:1 है, वो 4:1 ही रह गया। हमने वाटर में x लीटर जोड़ा और मिल्क में y लीटर जोड़ा, तो y/x की वैल्यू 4/1 ही होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक करके। हम कह रहे हैं कि पहले तुम यहां पर x लीटर जोड़ रहे हो पानी, और फिर यहां जोड़ रहे हो y लीटर मिल्क। अब इसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। एक बात बताओ मुझे, अगर तुमने यहां x लीटर पानी जोड़ा और y लीटर मिल्क जोड़ा, क्या यहां मिल्क जुड़ा है पहले 2 स्टेप्स में? नहीं। मिल्क सेम होना चाहिए, यस, बना लेते हैं। आप कहोगे 4:1 है मिल्क और वाटर, ये भी वैल्यू हमारी 4:16 बनेगी, ये भी वैल्यू हमारी 4:16 बनेगी। क्योंकि मिल्क पहले स्टेप में ऐड नहीं हुआ है, मैंने मिल्क को सेम बना दिया है ताकि मेरा मल्टीप्लायर सेम हो गया। क्या दोनों रेशियो के मल्टीप्लायर सेम हो गए? क्या ये 4 और 4 दोनों सेम संख्या से गुणा होंगे? यस, अलग अलग हो ही नहीं सकते, अलग अलग हो जाएंगे तब तो मिल्क की क्वांटिटी बदल जाएगी। हमने रेशियो सेम कर दिया, और इसको 16 क्यों बनाया? ताकि ये 1:4 बना रहे। ये तो 1:4 ही रहेगा ना। अब देखो, अब यहां से यहां आने पे पानी नहीं बदल रहा है, पानी 4 है तो यहां, मतलब ये सेम होना चाहिए ना, पानी तो ऐड नहीं कर रहे हो ना आप, तो मैं पानी को यहां 16 लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां पानी नहीं जुड़ रहा है। जब ये 16 लिखूंगा तो मजबूरी में मुझे इसको 64 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4:1 बना के रखना है, 64 लिख दिया। अब देखो क्या क्या हुआ है, क्या इन तीनों रेशियोज के मल्टीप्लायर अब सेम है? यस, क्योंकि ये 4 और ये 4 यहां सेम होने से ये किन्हीं और 2 डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो इन दोनों के मल्टीप्लायर सेम हो गए। यहां पानी नहीं बदला है, और चूंकि पानी के पार्ट्स आपने सेम कर दिए, तो ये किसी डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों जो रेशियो लिखे हैं इसके मल्टीप्लायर सेम हो गए। और जब मल्टीप्लायर सेम हो जाते हैं तो हम देखो कैसे अंतर निकाल सकते हैं। 1 और 16 का अंतर 15 होगा, 1 और 16 का क्या अंतर होगा? 15 के बराबर होगा। और देखिए 4 और 64 का अंतर क्या होगा? 60 के बराबर होगा। अब ये 15 लीटर नहीं है और ये 60 लीटर नहीं है, ये 15 यूनिट है और ये 60 यूनिट है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे x/y निकालना है, तो निकाल सकते हो ना। 15 इंटू मल्टीप्लायर है, ये 60 इंटू मल्टीप्लायर है, ये 15 इंटू मल्टीप्लायर है, 60 इंटू मल्टीप्लायर 1/4 आ गया। अगर मैं आपको एक डेटा और दे दूं, जैसे मैं यहां बता देता कि यहां मैंने पानी जो जोड़ा है वो 60 लीटर के बराबर है, अगर ऐसा बता देता तो हम वो मल्टीप्लायर भी निकाल सकते थे कि मल्टीप्लायर 4 लीटर के बराबर है। और मल्टीप्लायर निकालने के बाद हम आपको इनिशियल वॉल्यूम भी बता देते कि 4:1 है इनिशियल, तो 5 इंटू 4 20 लीटर हो जाता। क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सवाल में रेशियो निकालना संभव है बगैर मुझे किसी भी वॉल्यूम की जानकारी दिए बगैर। सिर्फ ये बोल दो कि आपने x लीटर यहां जोड़ा है, y लीटर यहां जोड़ा है। अब जो x लीटर होगा वो क्या होगा? 15 इंटू मल्टीप्लायर सेम है, 60 इंटू मल्टीप्लायर कट जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब फिर से बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 15 लीटर है। आप कहोगे x और y की वैल्यू निकाल दो, तो मैं कहूंगा कैन नॉट बी डिटरमिन, नहीं निकाल सकते। अलग अलग वैल्यू में नहीं निकाल सकता हूं कि x कितने लीटर है, y कितने लीटर है। मैं ये बोल सकता हूं कि 15 लीटर है, नहीं, गलत है। ये 15 यूनिट है, यूनिट को मुझे मल्टीप्लायर से गुणा करना पड़ेगा, उसके लिए कोई डेटा दो, वो डेटा नहीं दोगे तो नहीं बोलो। तो मैं x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं x/y निकाल सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लायर कट जाएंगे। जैसे मैं a/b तुम्हें दिया था 5:3, क्या तुम a और b की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं, रेशियो पता है, लेकिन मैं a+b/a- निकाल सकता हूं। ऐसे ही यहां आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ x+y/x-y क्या होगा, तो ये भी निकाल सकते हो आप। x+y/x-y अगर यहां पर निकालना हो, x+y/रादर मुझे लिखना चाहिए y-x, y x से बड़ा है, तो कहोगे x+y 5 बनेगा और y-x 3 बनेगा, दोनों का मल्टीप्लायर सेम है तो 5/3 आ गया। क्लियर? ये निकाल सकते हैं। लेकिन मुझसे तुम बोलोगे सिर्फ मुझे x+y चाहिए, नहीं निकाल सकते। हम x+y को बोल सकते हैं कि 75 यूनिट है, हम ये नहीं कह सकते कि 75 लीटर है। समझ में आई बात की नहीं? यूनिट और मल्टीप्लायर में फर्क क्या? कोई फर्क नहीं है। जब मैं यूनिट बोलता हूं तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम 15 को 15 ना समझ लोगे, ये 15 इंटू समथिंग है, इसलिए मैं उसको 15 यूनिट बोल दे रहा हूं, ताकि तुम 15 उसको नंबर ना समझ बैठो। ठीक है, कई लोग कहेंगे हाँ ये 15 लीटर है, नहीं, 15 यूनिट इसलिए बोलना पड़ रहा है। 15 यूनिट बोल लो, 15 पार्ट्स बोल लो, ताकि आपको पता रहे कि नंबर 15 है नहीं, इसमें मल्टीप्लायर का गुणा भी करना है हमको। ठीक है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं। जब समझदार बन जाओगे तो ठीक है, तो 15 और 60 ही बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे यूनिट वगैरह।
बट अभी मुझे पता है कि तुम गड़बड़ी करोगे। ये पार्ट समझ में आ गया सभी को? यस, क्लियर है? किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं रेशियो की ही बात करूं तो रेशियो में एक क्रॉस प्रोडक्ट, जो बच्चे ने नाम भी लिया था, मैंने उसको टोक दिया था, इसको भी समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका फायदा है, इसको समझते हैं। पहले मैं कुछ केस समझाता हूं आपको। मैंने आपसे बोला कि एक वैल्यू है मेरे पास 4:3, ठीक, 4:3 लिख दिया। और मान लिया मैं बोलता हूं कि दो लोग हैं, फादर और सन, इनका उम्र का रेशियो 4:3 है। फिर मैं बोलता हूं कि इन्हीं लोगों का जो रेशियो होगा एज का, वो 7:5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एक साल पहले, मतलब यहां पर मैं बोलता हूं लेट्स से कि ये वैल्यू मेरी हो 1 ईयर एगो या 10 ईयर एगो। अगर मैं 10 ईयर एगो जाऊं, पहले जाऊं, तो इनका रेशियो 7:5 हो जाएगा। ऐसा मैंने बोला आपको। आपको भी पता है कि यार अगर सन की एज 10 साल पहले ली है तो आपने फादर की एज भी 10 साल पहले ली है, यानी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इन दोनों की उम्रों का अंतर बराबर है। अब एक चीज समझो, 4 में 7 घटाओगे कितना आएगा? 4 से 7 ज्यादा है, तो आपको पता है यहां वैल्यू क्या हुई, कम हुई या बढ़ गई। लेकिन 10 ईयर एगो की बात कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लायर एडजस्टेड है नहीं, और वैसे भी इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 3 है। अब एक चीज देखना, आप कहोगे इसको मैं अगर डबल करके लिखूं 8:6, इसको मैं लिखूं 7:5। अब मजेदार बात देखना, इसका अंतर कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। इसका अंतर भी 1 यूनिट हो गया। क्या ये कम हुआ है? यस। तो यही 1 यूनिट यहां भी हुआ, 1 यूनिट यहां भी हुआ, और आपको पता है ये 1 यूनिट 10 साल के बराबर है। यहां 1 यूनिट 10 साल, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहे हो आप, दोनों जगह 1 यूनिट हो गया, तो यही 1 यूनिट तो 10 साल के बराबर हो गया। यस, क्योंकि दोनों की उम्र में बराबर बदलाव है। अब जैसे ही आपने कहा 1 यूनिट 10 साल के बराबर है, आपको मल्टीप्लायर मिल गया। ये आपका क्या हो गया? मल्टीप्लायर हो गया। तो ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 60। तो जो भी आपको निकालना है कि इनकी अलग अलग उम्र क्या है, तो 80 और 60 है। इनकी टोटल उम्र क्या है, तो 80, 60, 140 है। अब ये तिकड़म बिठाया हमने तिकड़म ही तो लगाया कि भाई 4 को डबल कर दिया 8 हो गया, 3 को डबल कर दिया 6 हो गया, और बात बन गई। ठीक है, बात हमारी बन गई। क्लियर? दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। और ये बार बार करना संभव है। देखो यहां अंतर 2 के बराबर है, यहां अंतर 1 के बराबर है। मजेदार बात क्या है, जब ये अंतर बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों का अंतर भी बराबर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? यहां अंतर 1 का है रेशियो में, यहां अंतर 2 का है। अगर मैं ये अंतर बराबर कर दूं, जैसे ये अंतर बराबर करने के लिए किसी ने मुझे कैसे किया, तो ये लॉजिक अब समझा रहा हूं। इसका अंतर बराबर कर लो, तो ये 8 और 6 बन गया, और ये हो गया आपका 7 और 5। अब जब ये अंतर बराबर हो जाएंगे ना, तो ये अंतर भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बिकम इक्वल। भाई 8 में 2 कम करने से 6 आ रहा है, 7 में 2 कम करने से 5 आ रहा है, तो इन दोनों के अंतर भी इक्वल हो जाएंगे। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि अंतर इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों 10 साल का अंतर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस पता है, अगर मैं इसका पार्ट्स में डिफरेंस भी इक्वल कर लूं तो मुझे मल्टीप्लायर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं? यस। अब मैं आता हूं इस चीज को एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है, मान लिया 7:3, और मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है यहां पर, मान लिया वो है 4:3, ऐसा मैंने लिखा। और फिर मैंने कहा कि ये जो मामला है मेरे सामने, ये मान लेते हैं 15 साल बाद का है, 15 ईयर्स हेंस वाला मामला है, कि पहले ये एज डिफरेंस था, 15 साल बाद ये एज डिफरेंस, मतलब एज हो गया फादर और सन का। तो आप अंतर निकालो, यहां अंतर 4 का है, यहां अंतर 1 का है, ये अंतर बराबर कर लो। ये अंतर बराबर करने के लिए आपको पता है इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये दोनों 4 से गुणा हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बनेगी 7:3, जो कि हो गया फादर और सन। और यहां 3 से गुणा किया तो 4 3 12, सॉरी 4 से गुणा करना है ना, तो 4 चौके 16, और ये वैल्यू हमारी हो गई 3 चौके 12। तो एक गड़बड़ी करी है मैंने, थोड़ा सा डेटा, क्योंकि रैंडमली लिख रहा हूं मैं, इसको 18 साल लिख लेना ताकि डेटा इंटीजर में रहे। तो अब आप कहोगे कि भाई ये वैल्यू 9 यूनिट से बढ़ी और ये वैल्यू भी 9 यूनिट से बढ़ी, क्योंकि मैंने अंतर बराबर कर दिए, तो ये डिफरेंसेस भी इक्वल हो गए। और आपको पता है यही 9 यूनिट का जो अंतर है, ये क्वेश्चन में 18 साल के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट तुम्हारा 2 साल के बराबर आ गया, 1 यूनिट 2 साल के बराबर हो गया, 2 साल मेरा मल्टीप्लायर हो गया। मल्टीपल क्यों कर रहे हैं बेटा? वरना देखो आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। मैं अंतर इसलिए समझा, 7 और 3 का अंतर का डिफरेंस नहीं ले सकते हैं, लिया तो 7 और 3 का अंतर ही तो 4 लिखा मैंने यहाँ, 4 और 3 का अंतर ही तो 1 लिखा। देखो समझना यहां पर क्या है, लॉजिक क्या है, मैं समझाता हूं। अगर इसकी उम्र का अंतर और इसकी उम्र का अंतर बराबर है, नहीं 7 4 का अंतर क्यों नहीं ले सकते, समझा रहा हूं मैं। 7 और 4 का आपने अंतर जब लिया, तो क्या आप ये मान के चल रहे हो कि इनके मल्टीप्लायर सेम है? यस, वरना आप रेशियो में अंतर कभी निकाल ही नहीं सकते हो। ये तो 7x और 4x थोड़े ना है, ये तो 7x और 4y होगा। अंतर तब निकाल सकते हो जब इसके मल्टीप्लायर सेम हो। मान लिया तुमने पहले ही मान लिया है कि अंतर सेम है, मान लिया है, तो आपको 7 और 4 का अंतर 3 है, और 3 और 3 का अंतर 0 है। क्या ये अंतर बराबर आने चाहिए थे? यस, क्योंकि दोनों की उम्र बराबर बढ़ेंगी। बट ये अगर 3 आ गया और ये 0 आ गया, तो ये बराबर है नहीं।
जब तुमने घटाया तो तुमने ये माना है कि मल्टीप्लायर सेम है, तभी तो तुम घटा रहे हो। अब ये दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर बराबर तभी होंगे जब ये अंतर बराबर हो, तभी तो घटाने का मतलब है हमने मल्टीप्लायर सेम मान लिया है। और मल्टीप्लायर अगर हमने सेम मान लिया तो ये दोनों पार्ट्स में इक्वल आने चाहिए, 3 और 3 ही आने चाहिए, तभी अंतर बराबर हो सकता है। वही करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों का अंतर देख रहा हूं और इन दोनों का अंतर देख रहा हूं। ये 1 है, ये 4 है। अगर मैं ये अंतर बराबर कर दूं तो ये अंतर भी बराबर हो जाते हैं। यानी आपकी जो समस्या है कि हमें मल्टीप्लायर सेम करने, वो हो गया। देख लो आप, इसका अंतर 9, इसका अंतर 9। अब आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों अंतर 18 साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या मल्टीप्लायर सेम है कि नहीं है? यस। 9 यूनिट 9 यूनिट 18 साल, 1 यूनिट आपकी 2 साल के बराबर हो गई। तो एक तरीका तो ये है कि आप रेशियो के अंतर निकाल लो और उसको इक्वल कर दो। लेकिन कब? ये तब कर सकते हो जब इन दोनों के अंतर बराबर हो क्वेश्चन में। ये कौन सा केस बनेगा आपका? एज वाले सवालों में, क्योंकि एज वाले सवालों में दो लोगों की उम्र में बराबर अंतर होता है। दूसरा भी एक प्रकार का सवाल बनता है जिसमें ये चीज चल जाएगी, वो है जब हमारी सेविंग इक्वल होगी। सेविंग इक्वल का मतलब, ये समझाता हूं केस क्या होता है। आपको मान लिया, मैंने बोला कि हमारे पास इनकम का रेशियो दिया है 7:4, और मान लिया हमने कहा कि हमें एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है और वो अनुपात दिया है 3:2। समझना इस बात को, ठीक है? राइट, ध्यान से देखिएगा। और मैंने आपसे ये बोला कि मेरी जो सेविंग है, वो सेविंग मैंने बोला 4,000 रुपए की है दोनों केस में। ₹4,000 यहां भी है और ₹4,000 यहां भी है। क्या ये केस सेम हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इनकम में एक्सपेंडिचर घटाने से आती है सेविंग, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से सेविंग आती है। दोनों जगह इसका मैग्नीट्यूड सेविंग का बराबर है। यस। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों के अंतर को सेम करना है। तो चाहे एज वाला केस हो, चाहे यहां सेविंग बराबर करने वाला केस हो, इन दोनों केस में ये अप्रोच आपकी चल जाएगी कि हम इसका अंतर देखेंगे, हम कहेंगे यहां 3 के बराबर है, यहां अंतर देखेंगे, हम कहेंगे 1 के बराबर है। अब हमें चूंकि ये वैल्यूज बराबर लेके आनी है, तो हम इन डिफरेंसेस को बराबर करना चाहेंगे, तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये 7 और 4 बनेगा, ये 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 बन जाएगा। आप देख लो, अंतर बराबर हो गया 2 यूनिट, यहां भी हो गया 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट ही कितना है? 4,000 के बराबर है। तो आप कहोगे 2 यूनिट हमारा 4,000 के बराबर हो गया, और 2 यूनिट अगर 4,000 के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा क्या हो गया? 2,000 के बराबर हो गया। और 1 यूनिट हमारा अगर 2,000 के बराबर हो गया तो कुछ भी पूछ ले, ये पूछेगा तो 7 × 2 14,000, ये 4 × 2 8,000। लेकिन आपको भी पता है कि ये खुशी कुछ ही समय के लिए है। ठीक है? खुशी क्या है? कुछ ही समय के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इनकम कम है, बात तो आपने सही बोली है, तो इसको सही कर देते हैं। ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा कर लेंगे, हम कह देंगे ये हमारी इनकम है, ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अच्छा चीज बताया, लॉजिकली गलत लिखा है डेटा में। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना कि अलग अलग होगा तो क्या होगा। तो हमें पता है कि ये सुख बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सेविंग अगर अलग अलग हो गया तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो अब हम आते हैं एक जनरल मेथड पे कि जहां कुछ भी हो, कम से कम हम ये निकाल पाए कि भाई कैसे होगा। ओके, क्लियर? एज्यूम मल्टीप्लाई लेके कर सकते हैं क्या? एज्यूम मल्टीप्लाई लेके इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। जैसे आप कहोगे यहाँ 7x और 3x मानेंगे। देखो, आप कह रहे हो कि हम इसको मल्टीप्लाई मान के चलेंगे, हम इसका 7x कहेंगे, ये 7x है, ये 4x है, फिर हम कहेंगे ये हमारा 3y है और ये हमारा 2y है। ठीक है, ऐसा ही बोलोगे ना तुम। ये तुम्हारी इनकम है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। अब आप कहोगे सेविंग बराबर है, तो 3y - 7x 2y - 4x के बराबर होगा। सेविंग निकाल रहा हूं, इनकम में एक्सपेंडिचर घटा रहा हूं, यहां बराबर कर दिया। फिर मैं यहां से कहूंगा कि मेरा जो y है वो 3x के बराबर है। क्यों करना है ऐसा काम? नहीं करना है। मतलब आप y और x में फिर रिलेशन निकाल रहे हो, फिर आप कहोगे y 3x के बराबर है, तो 3 त्रिक 9 और 2 3, वही काम तुमने यहां कर दिया ना अंतर देख के। Why to do that? ओके, क्लियर? कॉन्सेप्ट समझना है। एग्जाम्पल भी लीजिए, ये जो ले रहा हूं दिव्या जी एग्जाम्पल ही है। द ओनली थिंग इज दैट कि वो भाषा नहीं लिखी हुई है, आदत थोड़ी बदली है। ये क्या लिखा है मैंने? एग्जाम्पल नहीं है। अभी मैं कहूंगा धरती फट जाए और मैं समझ जाऊं, वरना बोलो कि एग्जाम्पल ही है। सब तो लिख दिया मैंने, बस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा लिखा होता है, इनकम ऑफ 2 people आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:4 एंड देयर सेविंग्स आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 4,000। सो टेल, मतलब ये क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इससे बहुत परेशान रहता हूं। मतलब इतने एग्जाम्पल देता हूं, ये सब एग्जाम्पल ही, तो बच्चे कहते हैं कि वो एग्जाम्पल नहीं है। ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल ही है मैडम, प्लीज ऐसा मत बोलो। राइट? नहीं, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा, कि कोई भी, जब मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा भी, आप मजाक नहीं उड़ाएंगे सर, ध्यान रखिएगा इस बात का। ब्लॉक कर दूंगा मैं, टूल है मेरे पास। इट शुड नेवर बिकम इन ए वे कि मैं कुछ बोलूं और आप किसी को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दें। नहीं, ये हमारे उनके बीच का मामला है। आपको शांत रहना, चुपचाप, ठीक है? चलो अब आ जाओ। अब देखो, एक चीज और सिखा देता हूं, क्योंकि मैं अब ये बताना चाहूँ कि भैया ये कुछ अलग अलग भी हो जाए तो क्या करोगे। तो जरा एक बात देखो ध्यान से,
बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट अस से हम मान लेते हैं कि हमारा एक रेशियो है, शुरू में वो a रेशियो b है, मान लो। बाद में वो रेशियो क्या हो, m रेशियो n हो जाए। मतलब शुरू में कोई चीज a रेशियो b है, बाद में वो रेशियो m रेशियो n हो गया। हमने क्या किया है कि यहां पर जो हमने चेंज किया है, यहां पर जो हमने चेंज किया है वो मान लेते हैं कि चेंज हमारा p का है, और यहां जो हमने चेंज किया है वो हमारा चेंज q का है। इस पहले केस को समझ लेना, पहले ध्यान से समझ लेना कि a में हमने p का बदलाव किया है। पॉजिटिव बदलाव होगा तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव बदलाव होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। नंबर से बताइए हर्ष बाबू, पहले जो लिख रहे हैं, मैं तुम्हें चाहता हूं कि मैं तुम्हें चीजों को गहराई से समझा दूं, तुम कह रहे हो नंबर से बताइए। अरे नंबर से बाद में बताएंगे ना, थोड़ा धैर्य तो रखो। रटा दूं क्या, यही चाहते हो तो रटा दूंगा। लो, नहीं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, जाओ। गुस्सा हो गया मैं सोच रहा था तुम्हें सिखा दूं, पर तुम चाहते ही नहीं हो सीखा, नहीं सिखाऊंगा। लो, अब नंबर से ही रटो बैठ के। अब जिंदगी भर इसको रट के ही रखना है तुमको, अब नहीं सिखाऊंगा मैं इसको। तो मान लो कोई चीज 10:17 है। अब हमने क्या किया, हमने यहां कुछ जोड़ा। मान लिया यहां पर हमने कहा कि किसी की इस पर्टिकुलर वैल्यू में हमने 5,000 रुपए जोड़ दिए, ठीक है, लेट्स से 5,000 जोड़ दिए। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी मान लिया हमने 3,000 रुपए जोड़ दिया। ध्यान से सुनना बहुत, हमने यहां 5,000 रुपए जोड़ दिया और यहां हमने 3,000 रुपए जोड़ दिया। तो हमारे पास एक वैल्यू 10:17 थी, और हमने जब इसमें 5,000 और 3,000 मान लिया जोड़ा इस वैल्यू को, तो अब जो नया रेशियो मान लिया मुझे मिल रहा है, मान लिया वो नया रेशियो मिल रहा है 11:10 का। ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 11:10 का रेशियो मिल रहा है। और मैं जानना चाहता हूं कि भाई शुरू में ये वैल्यूज कितनी कितनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इसको इससे गुणा करिए, ऐसे। जब ऐसे तीर लगाओ तो ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि समझना तुम चाहते ही नहीं हो। फिर क्या करो, फिर इसको ऐसे गुणा करो और इसमें ऐसे तीर लगाओ, राइट। समझ में आया? ठीक है। अब करना है कि आपको यहां लिखना है 11 × 17 187 माइनस 100। देखो यहां क्या करना है आपको, 11 × 17 कितना हुआ, 187। यहां पर इसका गुणा करोगे तो माइनस करोगे। सब टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वो सब प्रूफ थोड़ा देते हैं इसका, मैं भी वैसे बता रहा हूं। 11 को 3 से गुणा करें। अब देखो ये डायरेक्शन आपने नेगेटिव लिया है, ध्यान रखना, 100 घटाया आपने, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। तो यहां भी आपको काम क्या करना पड़ेगा, 10 × 5 क्या करेंगे, ये वैल्यू 50,000 के बराबर होगी, राइट। माइनस ये पॉजिटिव डायरेक्शन है आपका, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि आप इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव इसका नेगेटिव लिख रहे हो। तो नीचे जब आओगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है 50,000 माइनस 33, तो ये आप लिखोगे 11 × 3 = 33,000, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू हो गई, इसका अंतर कितना है, 87 यूनिट। ये 87 यूनिट आपकी कितनी हो गई, 17,000 के बराबर हो गई। ये आपको बेसिकली रिलेशन दे देगा कि एक यूनिट किसके बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको मल्टीप्लायर मिल गया। लेकिन यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कि ये जो एक यूनिट की वैल्यू आती है, ये मल्टीप्लायर सिर्फ इसका होती है, इनिशियल वैल्यू का, जहां से आप चले थे। एक यूनिट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये चारों रेशियो का मल्टीप्लायर नहीं आ गया, ये सिर्फ इसका मल्टीप्लायर आता है। और ये जो y है कि क्यों ऐसा होता है, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, तब आपने मुझे टोक दिया, ठीक है। तो ये अभी मैं छोड़ रहा हूं, बट आप इसको जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप ये ध्यान रखो बस कि ये जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी वो इसका मल्टीप्लायर होगी, इसका मल्टीप्लायर नहीं है। तो आप पूछोगे ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि आप इसकी वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अच्छा ये कटेगा नहीं यहां पर, क्योंकि मैंने डेटा ऐसा खराब सा लिया है कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो डेटा अगर सही से लेंगे तो कट जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू जैसे आ गई, अब आप क्या करोगे, उसमें 5,000 जोड़ने पे ये आया था, तो आप क्या करो, आप इसमें 5,000 जोड़ लेना, तो इसकी वैल्यू निकलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये गलती कभी ना हो आपसे कि एक यूनिट निकाल के इसको गुणा कर दिया। ये पहले रेशियो का मल्टीप्लायर आता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल रेशियो, ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर निकलता है। और इनिशियल रेशियो में क्या करने से फाइनल रेशियो निकलेगा, ठीक, वो हम यहां लिखते हैं। अगर ये प्लस के बजाय प्लस और माइनस होगा तो उस तरह से यूज करेंगे। जब मैं एग्जांपल्स लूंगा तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है, इट विल बी मोर अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केसेस हम करेंगे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो ये जनरल है, मतलब इसका अंतर सेम हो ना हो, कुछ भी हो, हर केस में लग जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात जो मैंने बोली है, अगर आप समझ जाते हो तो इतना काफी सवाल करने के लिए, ठीक है, कि एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो इसका मल्टीप्लायर आएगी, इसका नहीं, बस ये ध्यान रखना। अगर नीचे वाले रेशियो को ऊपर कर दे तो निकल जाएगा, तब भी निकल जाएगा नीचे वाले को, लेकिन जब ऊपर करोगे तो ये -5,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये घटाने से ही आएगा, इसमें ये जोड़ने से ही आया है।
इसमें ये घटाने से ही आएगा। तो अगर आप इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, तो यहाँ -5000 -3000 लिखना पड़ेगा, और उस केस में फिर इसका मल्टीप्लायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जो ऊपर लिखोगे उसमें क्या करें ताकि ये आ जाए। तो एक इनिशियल रेशियो मिला, एक फाइनल मिला, इनिशियल का मल्टीप्लायर इस प्रोसेस से निकलता है। 100 - 187 नहीं हो सकता है क्या? 100 - 187 का कन्वेंशन अगर आप लेते हो तो इसको आपने पॉजिटिव माना, इसको आपने नेगेटिव माना, तो इसको पॉजिटिव लिखो, 33 - 50। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों साइड बेसिकली क्या कर रहे हो आप? ऑर्डर चेंज करो। अगर ये 100 - 187 होगा तो 33 - 50 होगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये मत करो कि इधर 100 - 187 लिख दो और इधर ऑर्डर को उल्टा कर दो। क्लियर? हाँ जी। तो जब सवाल करेंगे तो आप इसके बहुत सारे केसेस देखोगे, आप उसके लिए परेशान हो। अब आ जाओ थोड़ा प्रोपोर्शन देख लेते हैं। बहुत ध्यान सुनना, थ्योरी खत्म करनी है मुझे। प्रोपोर्शन में कह रहा है कि जब दो रेशियोज बराबर हो जाते हैं तो चार क्वांटिटीज जो बनती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनल्स हैं। इसलिए A/B C/D के बराबर है। ABCD प्रोपोर्शनल्स हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट A/B इज C/D एंड द प्रोपोर्शन इज रिलेटेड। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने अभी एक रेशियो पढ़ा A/B, मान लिया एक दूसरा रेशियो है C/D। अगर हम ऐसा कुछ बोलें कि बेसिकली A/B C/D के बराबर है मैथमेटिकली, तो हम बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा प्रोपोर्शन है। इसको चार बिंदुओं से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A/B इज C/D। इसमें एक चीज और भी आपको जानना है कि ये जो टर्म है A और D, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, एक्सट्रीम्स हैं, राइट? जबकि B और C जो है इनको हम बोलते हैं मीन्स। तो ये मीन टर्म्स हैं बेसिकली, और ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं। एक टर्म होता है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, उसमें बोलता है कि A/D बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जो होता है वो बेसिकली AD है हमारा B/C के बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। नाम हम जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखो, कभी क्या पता पूछ ही ले कि बताओ A/B अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या होगा। तो A/D बराबर B/C होता है। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ये मीन्स के प्रोडक्ट से बराबर होता है। आगे लिखा हुआ है कि अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो जो प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम्स का वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ABCD आपके प्रोपोर्शनल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिख दिया कि AD बराबर BC, ये भी समझ में आ गया होगा। हेंस इफ एनी 3 टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर गिवन, तो फोर्थ टर्म में बी फाउंड, दस ACD इज गिवन, तो भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है कि नहीं? क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास चार क्वांटिटी को 3 पता हो, जैसे मैंने कहा मेरे पास है 4/3, और यहां प्रोपोर्शन मैंने लिख दिया, और यहां मैंने बोला कि मान लिया ये वैल्यू है 12/x, बताओ x की वैल्यू क्या है? निकाल दोगे ना भाई। 4/3 है, अगर ये 4 यहाँ 3 गुना हो गया 12, तो ये 3 भी 3 गुना होगा 9, तभी रेशियो मेंटेन होगा, तो x की वैल्यू 9 हो गई। बेसिकली 4/3 हमारा 12/x के बराबर है। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 3/4 × 12 कितना हो गया? 9 के बराबर होगा, 9। तो 12/9। अब एक टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता रहता है, इसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देयर इज अ टर्म नोन एज प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा A/B इज टू C/D, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? ये हमारा नॉर्मल प्रोपोर्शन है, नॉर्मल समानुपात है। बट इन्हीं 4 रेशियो से अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन में एक बेसिक फर्क होता है भाई। कोई भी प्रोपोर्शन होगा तो ये कंडीशन तो मीट होगी कि A/B हमारा C/D के बराबर हो, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। बट जब प्रोपोर्शन हमारा कॉन्टिन्यूड होता है तो एक कंडीशन और जुड़ती है कि A/B हमारा B/C के भी बराबर होगा, और इन ए वे C/D के बराबर भी होगा। तो A/B B/C और B/C हमारा C/D हो जाए। यहां से अगर आप रिलेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा कि आपका B² AC के बराबर हो जाएगा, और आप देखोगे यहाँ C² जो आपका होगा वो BD के बराबर हो जाएगा। तो ABC में जो B² है वो AC के बराबर है, और जो C² है वो BD के बराबर है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। अगर हम अलग अलग टर्म को देखें, जब अलग अलग टर्म हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे टर्म सारे, तो इसको हम बोलते हैं कि यही टर्म आपके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। मतलब आपको मैं 4 टर्म दे दूं और वो चारों टर्म अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए, जैसे A और C के बीच में B आ रहा है, B² AC के बराबर है, C² हमारा BD के बराबर है। तो जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तब ये टर्म कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का आया तो यहां पर एक एडिशनल कंडीशन है। अगर सिर्फ प्रोपोर्शन आया तो भैया A/B हमारा C/D के बराबर है, केवल ये कंडीशन है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आया तो A/B हमारा C/D के बराबर है, लेकिन बीच में ये B/C के भी बराबर है। ये ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। A/B B/C इज इक्वल टू C/D के बराबर है। तो B² AC है, C² हमारा BD के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, यहीं पर कई टर्म अभी निकलेंगे, क्योंकि हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में भैया आपका मीन प्रोपोर्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन तो मैंने समझा ही दिया। अब मीन प्रोपोर्शन पे आ जाओ। तो मीन प्रोपोर्शन क्या है?
मीन प्रोपोर्शन में कह रहा है कि भाई अगर हमारे पास लेट से दो नंबर्स दिए जाएंगे, यूजुअली मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना होगा, आपको दो टर्म्स दिए जाएंगे, अब वो दो टर्म्स होंगे आपके ए और बी, तो आपसे कहेगा कि मेरे पास दो टर्म्स हैं ए और बी, इसका मुझे मीन प्रोपोर्शन निकाल दो। तो मीन प्रोपोर्शन लिखने का तरीका ये होता है कि जो मीन टर्म्स हैं आपको इनको मान लेना है कि हमारे एक्सट्रीम्स हैं, और मीन टर्म्स अब अपनी तरफ से लिख लो और मीन्स को इक्वल लिखो, तो ए बटा एक्स और यहाँ एक्स बटा बी लिखेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आपकी बन जाती है एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स की वैल्यू हमारी हो गई रूट ए बी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अगर मुझे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो मैं सीधा क्या निकालूंगा, रूट ए बी। तो अब जैसे एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, अगर पहले कि अगर मेरे पास एक नंबर दिया है मान लिया, और वो नंबर है 9 और 4, और मैं इसका मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछ बैठूं, तो आपको मीन प्रोपोर्शन इसका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4, जो कि 6 के बराबर होगा। यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर x मेरा मीन प्रोपोर्शनल हो x माइनस ए और x माइनस बी का, ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये सॉल्व करके लिखा हुआ है, ये आपके मेंस वगैरह में कभी ना कभी सवाल आएगा। तो क्या कह रहा है कि x अगर मीन प्रोपोर्शनल है इन दोनों वैल्यूज का, तो आप कह क्या रहे हो कि इस x की वैल्यू किसके बराबर है, रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर x माइनस ए और x माइनस बी का मीन प्रोपोर्शन x है तो ऐसा लिखूंगा मैं। अब मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगी। इसको अगर आप खोलोगे तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी मिल जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, यस। यहां से आप एक्स सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा ए बी बटा ए प्लस बी। एग्जाम में ये केस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट केस है, जिस दिन भी एग्जाम में आया तो आपको इसको बैठ के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको सीधा इसको क्या करना है, लगाना है। जैसे मैं बता रहा हूं एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि एक्स को दे देगा कि आपका ये एक्स मीन प्रोपोर्शन है किसका, एक्स माइनस 4 का एंड एक्स माइनस 9 का। तो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 9 का मीन प्रोपोर्शन आपको एक्स दे देगा और कहेगा बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। तो कितना आसान होगा अगर आपको पहले से पता है कि भाई 4 इंटू 9 बटे 4 प्लस 9, ये हो गया 36 बटे 13। यही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होते हैं कि कुछ केसेस को एंटिसिपेट करके पहले से ही सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे यहां पर आपको पता है कि अगर एक्स मीन प्रोपोर्शन हो जाए एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 9 का, तो वो ए बी अपॉन ए प्लस बी से हमारा मीन प्रोपोर्शन निकल जाता है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन सेम है क्या, नहीं, फर्क है। देखो सिर्फ दो टर्म्स अगर दिए हों तो आप इनका मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हो कि वो रूट ए बी होगा, ओके, कि ये वैल्यू आपकी रूट ए बी के बराबर होगी। समझ में आएगा नहीं कि मीन प्रोपोर्शन हमारा रूट ए बी के बराबर है। दो टर्म्स दिए हैं खाली, हमने लिख लिया। लेकिन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की जब बात करते हैं तो आपको यूजुअली 4 डेटा दिया जाएगा। अब रिलेट करना चाहें तो यस, क्योंकि बात क्या बनेगी देखो मैं बताता हूं। आप कहोगे मेरे पास एक बनेगा ए रेशियो एक्स और यहां बनेगा आपका एक्स रेशियो बी, ऐसा ही लिखोगे, यस और नो, यस। तो जब लिखने जाओगे तो आपको देखना क्या है, यहां पर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं है, इसको मैं आपको एक शब्द में समझा सकता हूं। क्या मीन प्रोपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन सेम है, जैसे इनका सवाल था। तो कंफ्यूजन कहां से हो रहा होगा, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वहां भी तो बीच में एक टर्म आया था और ऐसा हुआ था, लेकिन देखो मामला कहां फंसेगा, ए बटा एक्स, एक्स बटा एक्स, एक्स बटा बी। याद है आपको कि ये बीच में जो रेशियो है ये जीपी में होना चाहिए, बट ये नहीं है। ए से अगर एक्स गए और एक्स से आप एक्स गए तो यहां एक का कॉमन रेशियो है, जबकि यहां ए से एक्स गए, तो दिस इज नॉट, जब तक ए और बी भी एक्स के बराबर नहीं होंगे ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट जीपी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन कॉन्टिन्यूड आर नॉट सेम, ये गलती आपको नहीं करनी, दे आर नॉट सेम, दे डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। चलो अब आते हैं भैया, कुछ और चीजें हैं देख लो। ब्रेक, अच्छा ब्रेक मतलब ब्रेक मांग रहे हो आप, ले लो, हम काम रोक रहे हैं आपको, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स, अगर देखो जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तभी आपको दो ही नंबर दिए जाएंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर नहीं आता है तो अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा मैं। दो नंबर दिया जाए, मैंने पूछा थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो, आपको लिखना है दो नंबर का रेशियो ए बटा बी, फिर आपको लिखना है यहाँ बी बटे एक्स, ये एक्स आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, इसको एक बार रिपीट करना पड़ता है। तो एक्स की वैल्यू आपके आती है बी स्क्वायर बाई ए, तो दो नंबर अगर कभी भी दिए जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल का ये फॉर्मूला ध्यान रखो, बी स्क्वायर बटे ए। ये भी ध्यान रखो क्योंकि इससे फायदा होता है स्ट्रक्चर जानने से, कि मुझे क्या लिखना है ए बटा बी और यहां लिखना है बी बटा एक्स। तो अगर वैल्यूज दी होंगी, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक नंबर है और वह 8/12 या 4/3, ठीक है, कुछ ऐसा, तो आप कहोगे यहां मैंने लिखा 4/3 मान लिया, तो यहां 3 जाएगा, 3/x, ऐसे लिख लो। x की वैल्यू क्या आ गई 9/4। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि a अगर मुझे 4 दे दिया जाए और b मुझे 3 दे दिया जाए, तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो x होगा वो b स्क्वायर बटे a होगा, तो b स्क्वायर बटे a की वैल्यू भी 9/4 होगी। तो जैसे लिखना है थोड़ा देख लो, ठीक है, कर लेते हैं, ओके, क्लियर।
अभी बेटा जीपी के बारे में मत सोचिए, अभी आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की जो मैंने कंडीशन बताई वो सीखिए। अगर आपको जीपी आता ही नहीं है, 10th कैसे पास किया आपने? 10th में एपीजीपी था, समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, तो या तो थोड़ा आप खुद से पढ़ लो या भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन देखो बस, वो नाम समझ लो, ऐसे ही बोल दिया मैंने, भूल जाओगे, क्योंकि उसको पूरा डिटेल में पढ़ाने में भी आधे घंटे चाहिए मुझे, जीपी क्या होता है तो वो आगे देखेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी पूछा जाएगा तो 3 टर्म दिए जाएंगे आपको एबीसी, तो आपको कहेगा कि एबीसी 3 नंबर है, बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो यहाँ कंडीशन ऐसे बनती है कि आप लिखोगे ए बटा बी और सी दिया होगा तो आप लिखोगे सी बटा एक्स। यहाँ पर ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो ये बनता है आपका बी इंटू सी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि अम्बेश जी कह रहे हैं यूपी बोर्ड में 11 में थी, चलो 11 तो 11 में पास किए ना ठीक है तो मान सकते हैं कि ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे निकालना है, मान लिया 4, 8, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये दे दिया जाए 4, 8, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, यहाँ एक्स लिखो। मेंटली सोच सकते हो कि 4 दूनी 8 है तो 12 दूना 24 होगा, तभी तो रेशियो बनेगा प्रोपोर्शनल, 24 आंसर हो गया। बेसिकली ऐसा 4/8 बराबर 12/x। आप ऐसे सोचो ये 4 दूनी 8 है, इसको 12 दूना 24 होना पड़ेगा तभी जाके प्रोपोर्शन सेट होगा, तो x की वैल्यू 24 होगी। ठीक है, क्लियर, समझा? सिंपल है सब चीजें, देख लो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कह रहे अगर आपको कभी एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो तो ये क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बीसी बटा ए, रटना रट लो या जो समझाया समझ लो, ज्यादा बढ़िया। ओके, क्लियर, समझ में आ गया नहीं? तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो चौथा वाला टर्म। अब ऐसे यहां पर लिखा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर लो, राइट? तो एक्स को पहले डाल दो, एक्स ए बी सी, है ना? मतलब अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिए हो तो निकाल लो, वैसे ये आएगा नहीं कभी, तो कंफ्यूज मत हो, आप फोर्थ देखो बस, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, मीन देखो, बस रहने दो। ठीक है, इस पर कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है, दिस हाउ इट कैन बी डन। अब आते हैं और बेटा कुछ बात कर लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो 4 क्वांटिटीज मान लेती हैं ए बी सी डी, और उनमें एक प्रोपोर्शन अगर बन रहा है तो उनसे ना बड़े प्रोपोर्शन बनाए जा सकते हैं। ये सब देखना मत, थोड़ा सिंबल उम्बल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा कि भाई ए बटा बी, ये पहली कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूं, ए बटा बी हमारा सी बटे डी के बराबर है। तो इसका फिर अगर मैं इन्वर्ट एंडो लिखूं, इन्वर्ट कर दो मतलब, तो अगर ए बटा बी सी बटा डी के बराबर है तो आपको पता है इन्वर्ट रेशियो बी बटा ए बनेगा, इसका इन्वर्ट रेशियो डी बटा सी बनेगा। तो हम बोलते हैं ये अगर रेशियो ट्रू है प्रोपोर्शन, तो ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, यहां लिखा हुआ है इन्वर्टेंडो का। ठीक है, दूसरा अल्टरनेंडो क्या है, ये कह रहा है अगर ए बटा बी तुम्हारा सी बटा डी के बराबर है तो तुम सी को इधर ले आओ, ए बटा सी बन जाएगा और वो बी बटा डी बन जाएगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो, बस ज्ञान के लिए खाली। ठीक है, मान लिया कभी किसी का दिमाग घूम जाए, ऐसा सवाल पूछ ले बेसिक का। कॉम्पोनेंडो देखो, कॉम्पोनेंडो क्या है कि अगर मेरा ए बटा बी सी बटा डी के बराबर है तो ये समझा रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ दूं, इधर ए प्लस बी कर दूं, यहां बी कर दूं, यहां भी वही काम कर दूं, सी प्लस डी बटा डी कर दूं, तो ये रेशियो भी ट्रू होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, चौथे पे आते हैं, डिविडेंडो की बात हो रही है, तो ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और डी है। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटा दूं, ए माइनस बी, और यहाँ बी रहने दूं, और यहाँ मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर घटा दूं, यहाँ डी रहने दूं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंडो। लेकिन जो सबसे काम की चीज है वो ये है पांचवी चीज, कि देखो ये दोनों में कंडीशन यही है ना, ये दोनों रेशियो बने, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, मतलब हम कंपोनेंडो भी करेंगे और डिविडेंडो भी करेंगे, और दोनों को डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आप कह रहे हो कि अगर मेरा ए बटा बी सी बटा डी के बराबर है, तो आप कह रहे हो कि मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर दोनों कर दूं तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी क्या होगा, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी के बराबर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यही इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमको करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ए बटा बी बराबर सी बटा डी अगर होगा तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी होगा। और एक मजेदार बात बताऊं, ठीक है, कि ए बटा बी अगर आपका सी बटा डी के बराबर है और आपने एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर आपने किया सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, आप फिर से एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जरा लगा दो, फिर से एक बार सी एंड डी लगाया, दोबारा लगाते हैं, दोबारा अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जुड़ेगा, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, नीचे मिलेगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ऊपर मिलेगा सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, नीचे क्या मिलेगा,
सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। आपको देखो यहाँ क्या मिला, बी से बी कट गया, मिला 2a बटा 2b बराबर 2c बटा 2d। a बटा b क्या मिल गया, c बटा d। क्या हुआ, दो बार तुमने अगर एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। मे बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी जिंदगी में बन जाए, जैसा से उम्मीद कम है, पर बना ही सकते हैं कि अगर हम एक बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं, फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सेम रेशियो मिल जाता है वापस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ चीज कॉम्पोनेंट और डिविडेंड की जरूरत आपको पड़ती रहेगी। रेशियो इसके इस्तेमाल हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में भी करेंगे, जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे ना, तो तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को? यहां तक थियरी में अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो मुझसे यार पूछ लो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा वेरिएशन की थियरी पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो रेशियो, टॉपिक बेसिकली है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। आते हैं थोड़ा वेरिएशन पे बात करेंगे अभी, और फिर हमको करना है बस प्रश्न। वेरिएशन समझो क्या है। ओके, वेरिएशन देखो क्या होता है बेसिकली, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैंने आपको मान लिया बोला, कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि भाई जैसे स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सुना है कि नहीं सुना है? डिस्टेंस यानी स्पीड इज चाल, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब इसको समझते कैसे हैं, मतलब लेट्स से इसको कैसे हम रिलेट कर पाएंगे। मैंने कहा आप अगर डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, टाइम को मत बदलो, डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ तो स्पीड बढ़ती जाएगी। जितना स्पीड बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, उतना स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं टाइम को ना बदलूं, ठीक है, स्पीड को बढ़ाता गया, डिस्टेंस को बढ़ाता गया तो स्पीड बढ़ती जाएगी, अगर मैं टाइम ना बदलूं, ठीक है। तो मैं यहां बोल सकता हूं एक टर्म कि स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ध्यान से देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये सब ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये टर्म यूज कर रहा हूं ना मैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं हिंदी में अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, क्या बोला हमने, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टर्म होता है अनुक्रमानुपाती। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि भाई यही जो स्पीड है, यही जो स्पीड है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगा, टाइम घटाओगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स है, उल्टा हो रहा है, जो टाइम के साथ जो करोगे स्पीड के साथ उल्टा होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में, अच्छा इसको समानुपाती बोलते हैं क्या, नहीं शायद अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम है, ठीक है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश करी है, लेकिन एक्चुअली में रिलेशन थोड़ा और समझना पड़ेगा। अब बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगा कि मान लिया मेरे पास कोई चीज है, कोई चीज है P, ऐसे समझो। अब इसका साइन बताने जा रहा हूं। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसको हम प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू। अगर मैं P को ऐसे लिखूं कि P A के प्रोपोर्शनल है, तो इसको पढ़ेंगे P इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि A न्यूमरेटर में, तो P एंड A क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा बोलेंगे। अब मैं बोलूं कि P जो है मेरा B के ऐसा है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/B, तो इसको हम बोलेंगे P एंड B आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है सभी को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब P A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम बोलेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू A बटा B। अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि P हमारा A और B से इस तरह से रिलेटेड है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो एक K टर्म आएगा। अब समझेंगे K क्या है। देखो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होगा कि भाई P बढ़ाओगे तो A बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा, B बढ़ाओगे तो P घटेगा। अगर हम इसको इक्वल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर अपीयर हो जाता है। बेसिकली P हमारा KA के बराबर है, P हमारा KB के बराबर, ऐसा नहीं है, P A के प्रोपोर्शनल है, P B के प्रोपोर्शनल है, तो P A बटा B के प्रोपोर्शनल है, तो P हमारा K टाइम्स A बटा B के बराबर हो गया। जहां पर K एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 50, तो उस सवाल के हिसाब से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेन करो रविंद्र जी, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इसका नाम अनुक्रमानुपाती है,
इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है। अब आपको पकड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि बार बार हिंदी इंग्लिश बोलने से क्या होता है, दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार नाम लिख के बता दिया, अब इसको आप रिलेट कर लो प्लीज। अब आते हैं एग्जाम में, देखो ऐसे ऐसे सवाल आ सकता है, जैसे बोलेगा कि बहुत ध्यान सुनना, आपसे कहेगा कोई भी एक, लेट से बोलेगा कि खर्चा है, जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो तो ऐसे बोलेगा कि गाड़ी चलाने का जो खर्चा है, जो प्राइस है, एक्सपेंस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गाड़ी चलाने का जो एक्सपेंस है, मान लिया ऐसे बोलेगा कि वो एक्सपेंस क्या है, कि जितनी दूरी आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल, ऐसा डेटा दे देगा तुमको, बोलेगा सवाल में कि किसी भी गाड़ी को चलाने का एक्सपेंस उसके डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस। तो आप कहोगे कि जो हमारा एक्सपेंस है वो एक्चुअली में k टाइम्स रूट डी के बराबर है, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब अगर दो केसेस मुझे दिए जाएंगे, कहेगा कि मान लिया पहले केस में जो आपका डिस्टेंस है वो 900 किलोमीटर है, ध्यान से सुनना, और उस केस में जो आपका एक्सपेंस है वो मान लेते हैं 9,000 रुपए। तो आपसे पूछेगा कि जब मेरी डिस्टेंस 1600 किलोमीटर हो जाएगी तो मेरा एक्सपेंस कितना होगा, ऐसा सवाल आएगा, ये निकाल दो। सवाल कैसे होगा, तो आप कहोगे एक्सपेंस हमारा k रूट डी के बराबर है, तो अगर मैं पहला केस लगाऊं तो आप कहोगे 9,000 मैं यहां लिखूंगा, k मैं यहां लिखूंगा, और रूट डी की वैल्यू कितनी है, 900 किलोमीटर, तो 900 लिखूंगा, क्लियर, 900, k की वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 बटे 30, k की वैल्यू कितनी हो गई, 300, k निकल गया। अब दूसरे केस में आइए, आपको दूसरा एक्सपेंस निकालना है, तो आप लिखिए एक्सपेंस इज इक्वल टू k की वैल्यू 300 मिल चुकी है, रूट डिस्टेंस आप कितना जाना है 1600, तो यहां 1600 लिखिए, आपकी वैल्यू आ गई 300 इंटू 4, 40, ये वैल्यू कितनी होगी, 12,000, ये आंसर हो गया। एक तरीका होगा, यहां हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाला, k की वैल्यू निकाली, पहले डेटा के हिसाब से, पहले कह रहा था एक्सपेंस 9,000 है और डिस्टेंस मेरा 900 है, और ये सवाल में आपको दिया जाएगा कि एक्सपेंस मान लिया किसी गाड़ी को चलाने में जो खर्चा है वो चली गई दूरी के स्क्वायर रूट के बराबर है, सवाल में दिया जाएगा, दिया जाएगा क्वेश्चन। तो अब इसी के हिसाब से सवाल लगाना होगा कि भाई अगर मेरा एक्सपेंस इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा तो 9,000 रुपए का जब एक्सपेंस है तो 900 किलोमीटर गाड़ी चली, तो मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं, k की वैल्यू मेरी 300 आ गई। फिर मैंने एक क्वेश्चन में रखा कि एक्सपेंस हमारा 300 इंटू रूट डिस्टेंस है, और आप डिस्टेंस कितनी है हमारी 1600, हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। अब इसको दूसरा तरीका बताता हूं मैं, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हमारा एक्सपेंस रूट डी के प्रोपोर्शनल है, तो इसको समझते हैं, मान लेते हैं पहले मेरा एक्सपेंस है E1, तो E1 एक्सपेंस क्या होगा, k टाइम्स रूट D1 डिस्टेंस है तो D1 लिखेंगे। फिर दूसरे केस में एक्सपेंस हमारा E2 हो चुका है, क्यों, क्योंकि अब डिस्टेंस आप चल रहे हो D2, यहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो k ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा कि k1 k2 होगा, तो कांस्टेंट है। तो इस रिलेशनशिप को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि E1 बटा E2, यानी पहला केस का एक्सपेंस और दूसरे केस का एक्सपेंस हमारा रूट D1 बटे रूट D2 के बराबर होगा। तो आप सीधे सवाल में ऐसे लिख सकते हो कि E1 बटे E2 की वैल्यू हमारी रूट D1 अपॉन D2 के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आदत भी आपकी होनी चाहिए कि अगर मेरा एक्सपेंस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं E1 बटा E2 लिखता हूं तो ये सीधे आप लिखना शुरू करिए, तो आपका ये वैल्यू रूट D1 बटे D2 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी है वो तो कटना ही है। तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, आप करो, पहला हमारा एक्सपेंस 9,000 का है, दूसरा एक्सपेंस हमें निकालना है, पहला एक्सपेंस तब हुआ जब हम 900 किलोमीटर चल रहे थे, तो D1 की वैल्यू आपको लिखनी है 900, और दूसरा जो डिस्टेंस है वो 1600, तो इसको हमें लिखना है 1600, ये कट गया, आपको मिला 9,000 बटे E2 इज इक्वल टू 3/4, यहां से आप E2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो मिलेगा 4/3 इंटू 9,000, ये वैल्यू हो गई 12,000, ठीक है। हाँ जी, अमृता जी करेंगे सर कुछ समझ नहीं आता, अमृता जी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आता तो आपको कई बार वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और सोल्यूशन नहीं है। अगर मैथ्स आपको ठीक से सीखना है ना बेटा, तो मेहनत करना पड़ेगा। 9,000 मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, किसका मल्टीप्लायर 9,000, 9,000 किसका मल्टीप्लायर बोल रहे हो तुम, 9,000 मल्टीप्लायर नहीं बोल सकते हो आप। अगर बोलना है आपको तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि E1 बटा E2 जो है वो 3/4 के बराबर है, और 3 यूनिट की वैल्यू तुमने बोला है कि ये 9,000 है, तो मल्टीप्लायर आपका जाएगा 3,000, तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12,000, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया वेरिएशन।
अब हमारा कॉन्सेप्ट के नाम पे रेशियो में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे, सवालों के थ्रू आपको चीजें क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके डाउट उठा लेता हूं, अगर कुछ रेलेवेंट चीजें हैं तो उससे बात कर लेंगे। फरवरी से तैयारी कर रही हूँ, रितिका जी कर रही है, बट मैथ नहीं आती, प्लीज गाइड में। सीजीएल 24 टारगेट है, पढ़ूं मैं जिससे फुल स्कोर कर सकूं। पहली बात तो ये फुल स्कोर की बात छोड़ दो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम यहां होते हैं तो हम तुरंत यहां के बारे में सोचने लगते हैं, और ये सबसे बड़ी घबराहट क्रिएट करता है। आप रोज एक कदम लेने का सोचो, बस एक सीढ़ी चढ़ना है आपको रोज, बस। यहां मत सोचो, आप पहुंच जाओगे। तो अगर आप सीधे सोचने लगे कि हमको यहां जाना है, बहुत ऊंचा चढ़ना है, तो घबराहट ही होगी और कुछ नहीं होगा। और वो एक सीढ़ी क्या है? मेरी एक क्लास रोज, एक क्लास रोज, उसको ठीक से रिवाइज करना, जो कहूं वो करना, बस यही काम। तो यही करो आप, यहां फोकस अभी मत करो, क्योंकि ये जो है फुल स्कोर कर सकूं, यही आपको परेशान कर रहा है। क्योंकि डेली डेली जो आप खुद से कंपैरिजन कर रहे हो ना कि भाई मेरा फुल स्कोर कैसे होगा, मेरा फुल स्कोर कैसे होगा, परेशानी करता रहेगा। सीखो आप, स्कोर अपने आप हो जाएगा। ओके। समबडी सिंह, मैंने अर्जुना वैसे पूरा पढ़ लिया है, तो क्या लक्ष्य बैच ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए? आपने मतलब शायद 1 2 3 अर्जुना से पढ़ा होगा, जो मैं समझ रहा हूं। देखो, बैचेस का इंपॉर्टेंस सिर्फ कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट तो आप अपने दोस्त से शीट लेके भी काम चला सकते हो। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हें शीट दे दे और तुम्हें लगता है कि शीट से भी मेरा काम हो जाएगा, मतलब कोर्स लक्ष्य। बैच का पर्पस होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपको मेरी बातें पसंद आती है, आपको लगता है इससे मोटिवेशन रहता है, कंटेंट तो मिलेगा ही, प्रैक्टिस तो होगी ही, शीट शायद खुद से मैं नहीं लगा पाऊंगा, उतना मोटिवेशन नहीं होगा, तो बैच बिकम्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस व्हिच समवेयर गिव्स यू अकाउंटेबिलिटी। बैच इज नॉट ओनली फॉर कंटेंट, बैच हैज सम अदर पर्पसेस। तो यू जस्ट लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखिए कि क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं, क्या मैं अपने आप चीजें कर सकता हूं। तो अर्जुना बैच अपने आप में सफिशिएंट है। अपने आप प्रैक्टिस करो, किसी सीट जुड़ा लेना अपने दोस्त से। बट इफ यू वांट टू कम, बिकॉज आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मजा आता है, तो ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। I'm preparing from 3 years, but my score is only 108 in CGL exam. In moderate shift maths only 15 marks. Please help. आई थिंक मोटा मोटा आपका मैथ्स का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स में अगर आपके लेट से 40 होते तो आपके 108 के बजाय 143 होते। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि अब ये मैटर नहीं करता कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैथ्स के फंडामेंटल्स आपके काफी कमजोर हैं, काफी कमजोर है फंडामेंटल्स, राइट? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, तभी 15 नंबर आया। या तो आप मॉक में अच्छा कर लेते होगे और नहीं कर पाते हो एग्जाम में, तो एक डिफरेंट इशू, बट आई थिंक आपके फंडामेंटल्स वीक है, 15 नंबर काफी कम है। ठीक है, व्हाट टू डू? आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट पहले तो सही हो, देन आपको ढेर सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैथ्स में कोई बाई डीएनए कमजोर नहीं होता है, तो अगर आप एफर्ट डालोगे तो आप इंप्रूव करोगे। मेहनत करिए बस साथ में। तो एक बार ये दिमाग से निकाल दो कि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, वो प्रेशर अपने ऊपर लेके मत घूमो। आपको ये समझना है कि मुझे मैथ्स में स्किल बिल्ड करनी है, तो मुझे मैथ्स में मेहनत करनी है। आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य जी पूछ रहे हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है, क्या करूं? मतलब इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं बेटा? कैसे उत्तर दूं मैं इस प्रश्न का? है यार, एग्जाम में तैयारी से निकलेगा, एग्जाम तैयारी करो बस। ठीक है, और जब भी कोई आपको बोले कि आपकी किस्मत में नहीं है, तो पूछो किस्मत में है क्या। फिर अगर कुछ अच्छा है तो उधर जाओ, वही करो। और अगर आप उस बात को मानने को तैयार नहीं हो, ये सवाल तो पहली बात किसी से पूछना ही नहीं चाहिए। ये सवाल पूछने का मतलब है आपके अपने अंदर एक डाउट क्रिएट कर रहे हो, डाउट क्रिएट करके आप मुझसे पूछ रहे हो। नेवर एवर आस्क एनीवन सच क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये पूछ रहे हो तो पूछो भी कि किस्मत में क्या है, फिर मेरे वो भी जानू, वो भी जानकारी लो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए यार, एग्जाम में सही से उत्तर लगाने से नंबर आते हैं, उसी से सिलेक्शन होता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, चलो फिर आज यार इतना ही करते हैं, और बाकी कल मिलेंगे और फिर कल बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कल आगे रेशियो के क्वेश्चन भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो रेशियो की सीट अगर नहीं पड़ी है अपडेट्स में तो डलवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय बाय, थैंक यू।